हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपने इस फाइनल रिवीजन सीरीज़ का वीडियो नंबर 4। दैट इज इसमें हम लोग आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको हम जनरली बता दें कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग बेसिकली अपने क्लास 10th एनसीईआरटी के अलावा आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस जो भी आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको एक बढ़िया सा आइडिया, जो आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाए हैं उनके अलावा भी आपको एक बढ़िया सा आइडिया मिल सके। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे ही होंगे, प्लस आप कुछ और भी ज़्यादा एबल हो जाओगे कुछ अदर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो ये क्वेश्चन बेसिकली दोनों टाइप के बच्चों के लिए है, जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले रहे हैं, जो बेसिक मैथमेटिक्स लिए हैं, और बाकी अदर बोर्ड्स के जो बच्चे हैं, यूपी बोर्ड वगैरह के बच्चे भी जो हैं वो भी इस वीडियो को देख करके अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, वो क्लियर कर सकते हैं। देखो, तो इस चैप्टर में आपको इस पीडीएफ में आपको टोटल 24 क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है, जो कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है लिंक के थ्रू, ठीक है। और आप पहले इन क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करोगे। ओके, जब नहीं आएगा तो फिर आपको वीडियो देखना है, या फिर अगर आपको एक बढ़िया सा अगर अंडरस्टैंडिंग चाहिए हर एक क्वेश्चन का, तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखो। स्पेशली वो बच्चे जिनको कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे, उनके लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ कंपल्सरी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपके पास अपना प्रिंट आउट का पेपर होना चाहिए, ठीक है। आपके एक हाथ में प्रिंट आउट और सामने आपके पेन और कॉपी होना चाहिए, ताकि आप बढ़िया से क्वेश्चंस को लगाओ, केवल सुनना नहीं है कहानी की तरह। तो स्टार्ट करते देखो, आप में जो पहले टाइप का जो इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो यही होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कह रहा है कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखो, एक बात याद रखना, सिंपल सी बात है। जैसे अगर हम अपने पहले क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, क्या कह रहा है कि x² + x 6x - 4 = 0। तो देखो, याद रखना है सबसे पहले तो आपको अपने क्वाड्रेटिक इस इक्वेशंस की जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन याद होती है, जैसे कि ax² + bx + c। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, = 0। यहाँ पर हम = 0 भी लेकर के चलेंगे, क्योंकि हमारे पास पॉलिनोमियल में केवल इतना होता था x² + bx + c। बट यहाँ पर क्योंकि अगर इक्वेशन की बात है तो = हमें 0 लगाना पड़ेगा। अब जैसे आपने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर को सॉल्व किया था कि जिसकी डिग्री 2 होती है, हम लोग उसको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। सेम वही काम हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई करने वाले हैं कि जिसकी भी डिग्री 2 हो जाएगी, हम लोग बोलेंगे कि यस, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यस वो है। सेकेंड क्वेश्चन की देखो बात करें तो इसमें अपॉन में कोई एक्स है नहीं, दैट मीन्स यस, ये भी हो सकता है। और यहाँ पर डिग्री 2 नज़र आ रही है, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अब इस वाले में क्या है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर देखो अपॉन में x नज़र आ रहा है, तो ये जो अपॉन में x है ना, ये देखो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हम पहले ना इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x - 3/x = x², ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की थर्ड पार्ट, x - 3/x = x²। तो सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं। इसके फॉर्म में कुछ नहीं तो 1 क्या कर लेंगे, ऊपर x का और नीचे भी x का मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिससे दोनों के अपॉन में क्या हो जाए, x हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो देखो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा x² - 3 और इज इक्वल टू x²। अब अगर आप इस x² को इधर ट्रांसफ़र कर दोगे, ध्यान रखना अभी आप इधर ट्रांसफ़र इसको नहीं कर सकते, ठीक है। पूरे के जब डेल्टा सेम हो जाते हैं तभी हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x² - 3 = x × x², यानी कि जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x³ तो क्या दिखा आपको, आपको ये दिख रहा है कि जो पावर है, जो डिग्री है, वो 3 है। तो कहेंगे देखो भाई, इसकी जो डिग्री है ना, लिखने का तरीका क्या होगा कि डिग्री = 3 है, सो इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इस तरीके से हमें हमारे ये क्वेश्चन को करने का तरीका होगा। ये कि आपको बात समझ में आई। अब जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ध्यान समझना। देखो यहाँ पर जो है ना, ये वाला जो टर्म है ना, √3 और x, देखो अगर √3 अगर रूट में होता, मतलब 3 अगर रूट में होता तो नो प्रॉब्लम हमारा, क्योंकि यहाँ पर डिग्री 2 है इसलिए हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो हमारा x है ना, वो भी रूट के अंडर में आ गया, तो दैट मीन्स अब इस केस में हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। इस तरीके से देखो, अब हम इसकी बात करें तो अपॉन में सर x है, तो क्या सर डायरेक्टली बता सकते हैं क्या? नहीं, डायरेक्टली आप नहीं बता सकते, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या है, x + 1/x = 1। ओके, क्या हमारे पास क्वेश्चन, x + 1/x = 1।
तो क्या कर लेते हैं हम लोग, पहले इसके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका इस तरफ, कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। इस एक्स को भी आप इधर ले आओ, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या दिखा यहाँ पर भी कि जो डिग्री है ना वो कितनी है, 2 है। सो यस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से हम लोग इस चीज़ों को सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, क्वेश्चन नंबर 5 था ये, क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का 5। ओके, अब देखो, अब इस चीज़ के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो दैट मीन्स आपको पहले क्या पता होना चाहिए, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। आपको आइडेंटिटी अगर पता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, नहीं पता तो नहीं सॉल्व कर लोगे, नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि x+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ माइनस 4। अब ये वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जिसे आइडेंटिटी पता है। तो देखो a+b या a-b का होल क्यूब क्या होता है, तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। a+b का होल क्यूब हो या a-b का, ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज़रूरी हैं। a³ प्लस b³ प्लस 3abc विद इन ब्रैकेट a+b याद रख लो, या फिर ओपन तो करना ही पड़ेगा। याद रख लिया तो इसको एक स्टेप में और लिख लेना है ऐसे, a³ प्लस b³ प्लस 3a² एक बार इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस 3ab²। तो ये फॉर्मूला ज़्यादा बेटर रहेगा, इसको आप लगाओगे। ठीक है, इसी तरीके से ये हो जाएगा a³ माइनस b³ माइनस 3a² और प्लस 3ab²। ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, इस फॉर्मूले पर पहले वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर देखो कहाँ मिस्टेक कर रहे हो आप। तो इसे देखो अगर हम ब्रेक कर लें, दैट इज़ इसे देखो हम अगर कर लें x³ फिर प्लस 2 का क्यूब यानी कि 8 हो जाएगा, प्लस 3a² यहाँ रख रहे हैं, a² बोले तो x का स्क्वायर इंटू b यानी कि 2, फिर प्लस 3 इंटू a x इंटू b² यानी कि 4 हो जाएगा इज इक्वल टू x³ माइनस 4 एज इट इज़ लिख दिया। x³ और देखो ये x³ आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, सो क्या बचा, 8 प्लस 3 टू द 6x² और प्लस 3 4 द 12x। इस -4 को भी हम इधर ले आते हैं तो इधर हो जाएगा +4 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली देखो क्या बचा, 6x² प्लस का 12x और ये 8 और प्लस का 4 12 इज इक्वल टू 0। तो क्या दिख रहा है कि यहाँ पर हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री 0 है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। सो यस, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो पहले टाइप का आपने क्वेश्चन कर लिया, ध्यान रखना। सेकेंड क्वेश्चन की देखो अगर हम बात करें तो क्या कहता है कि जब द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन और नॉट। तो इसको ध्यान से लगाना इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं मतलब एक ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो कह रहा है कि सॉल्यूशन है कि नहीं। तो देखो बड़ी सीधी सी बात है कि अगर कोई किसी का सॉल्यूशन होता है और अगर आप उसकी वैल्यू अगर इसमें पुट कर दो तो दैट मीन्स ये इसका सॉल्यूशन अगर 0 आ जाता है, यानी कि अगर जितना LHS है उतना ही अगर RHS आ गया तो कहेंगे यस ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जैसे हम लोग एक देखो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पहले। तो देखो क्या हमारे पास, हम वैल्यू को रख देते हैं। सो मैंने कहा कि पुट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, -2 इंटू 1 -1 इज इक्वल टू 0। सो क्या पता चला, 3 - 2 - 1 इज इक्वल टू 0। सो 3 - 3 इज इक्वल टू 0। सो 0 इज इक्वल टू 0। सो क्या दिख रहा है कि सिंस जो हमारा LHS है और RHS है वो आपस में इक्वल है। सो कहेंगे कि यस हमारा जो x इज इक्वल टू 1 है इज 0 ऑफ इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बात आप पूरी लिख दोगे, बात समझ में आ गई। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हो, इस वाले में भी आप लगा सकते हो। देखो यहाँ पर रूट है तो रूट वाले में गड़बड़ी मत करना। चलो हम लोग इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये है तो हम पुट कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू -2√2, एक मिनट, -2√2। तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर रखते हैं x² बोले तो -2√2 का होल स्क्वायर प्लस
√2 की जगह √2 छोड़ दिया, इंटू एक्स की जगह फिर से रख दिया -2√2। बस इसमें सॉल्व करने वाली थोड़ी सी चीज़ है, तो ध्यान से देखना समझना। ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, इंटू √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है। पहले सिंबल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 इंटू, और ये √2 इंटू √2 मिल करके 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। सो क्या देखने को हमें मिला, 8 और ये -4 इज इक्वल टू 0। सो 8 और ये -8, तो 0 इज इक्वल टू 0। सो हम कह सकते हैं यस, ये हमारा जो x इज इक्वल टू -2√2 है, दिस इज द 0 ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके ओके, अब देखो ये हमारे पास जो है सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन, तो हम बारी बारी से वैल्यू रखेंगे। ध्यान से समझना है कैसे रखते हैं। तो मान लो अगर हम रखते देते हैं x इज इक्वल टू a/b, बारी बारी से रखेंगे। पहले हम इसे रखते हैं। सो a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर हो जाएगा, इंटू a/b का होल स्क्वायर -3, a की जगह a रहेगा, b की जगह b रहेगा, इंटू a/b हो जाएगा +2b स्क्वायर। ठीक है, हम इज इक्वल टू में 0 ला देते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो a स्क्वायर है इंटू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस, अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो b से ये b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, सो फाइनली a की पावर 4 हो जाएगा, a की पावर 4 अपॉन b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर और माइनस प्लस 2b स्क्वायर। मतलब ये 0 तो नहीं आ सकता मेरे ख्याल से, तो ये 0 का भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि यस, नो, दैट मीन्स x इज इक्वल टू a अपॉन b इज नॉट अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब अगर हम x इज इक्वल टू b अपॉन a को लेकर के अगर रखते हैं, ध्यान से समझना, इफ पुट b इज इक्वल टू x इज इक्वल टू b अपॉन a, सो देखो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हमारे पास, तो a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर रख दिया, इंटू एक्स स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर -3ab इंटू एक्स की जगह फिर से वही b अपॉन a प्लस 2b स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। ये देखो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास b स्क्वायर माइनस ये a से a कैंसिल 3b स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर, तो b स्क्वायर और 2b स्क्वायर 3b स्क्वायर और माइनस 3b स्क्वायर, दैट मीन्स 0। सो कह सकते हैं यस। ठीक है, x इज इक्वल टू b अपॉन a इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है बात? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कहता है कि वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 6 इक्वल टू 0 इज 2। कह रहा है कि एक इस ये हमारा जो इक्वेशन है ना, इसका एक 0 2 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जहाँ भी इस टाइप के आपको क्वेश्चन दिखे प्लीज़ इनको लगाना। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, सीधा कुछ काम नहीं करना होता है। ये जो यानी कि एक रूट अगर 2 है, इस मीन्स ये x की वैल्यू है, हम इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। सो कितना हो जाएगा देख लो। तो अगर हम रख देते हैं पुट x इज इक्वल टू 2, सो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा 4 और 4 इंटू 2 दैट मीन्स 8 और प्लस 2k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली 8 और माइनस 6 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। सो 2k इज इक्वल टू -2। सो k इज इक्वल टू कितना -1, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। इसमें एक चीज़ और आपसे पूछा है क्या कि फाइंड दी अदर रूट, आपको अदर रूट भी निकालना है, मतलब जो दूसरा रूट है, क्योंकि ऑब्वियस बात है अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके 2 रूट्स हों, सो इसके अदर रूट देखो क्या हो जाएंगे, कैसे करेंगे। तो पहले तो आप k की वैल्यू रख दो अपने इस मेन इक्वेशन में। सो देखो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस k की वैल्यू रखी मैंने -1 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली एक आपका एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सेम वही काम करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर -12, एड सब्ट्रैक्ट करने पर -1, तो 3 और 4, 3 4 ज़ा 12 और 3 -4 अगर हम कर दें तो -1 आ जाएगा, तो 4 को हमें रखना पड़ेगा माइनस में। तो कितना हो गया, ये सब अब किसके पार्ट हो गया, पॉलिनॉमियल के। तो 2x स्क्वायर और -4x प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैंने 2x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, ये बचेगा x -2
और +3 यहाँ से कॉमन हो गया, कितना बचेगा x - 2 इज इक्वल टू 0। सो x - 2 हो गया कॉमन, सो 2x + 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से तो मिल ही रहा है ना, इफ़ x - 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2। वो तो बोला ही था कि x एक 2 जो है ना वो एक रूट है। अब यहाँ से आपको दूसरा भी मिल जाएगा, क्या, इफ़ 2x + 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -3/2। तो यही होगा सेकेंड रूट। समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमारे देखो आंसर का चेकिंग भी हो गया कि एक रूट 2 है और सही में एक रूट 2 है, क्योंकि ये बोल भी रखा है। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कहते हैं कि इफ x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, तो 2 रूट्स दे दिए गए। तो कह रहा है कि ऐसा करो कि आप a और b की वैल्यू बता दो। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो इस क्वेश्चन को करने का हमारे पास 2 तरीका होगा। पहला तरीका ये है कि अगर ये 2/3 और -3 अगर इस इक्वेशन के अगर रूट्स हैं तो आप बारी बारी से क्या करो, x की वैल्यू एक बार इसमें रखो, एक इक्वेशन बनेगा, फिर x की वैल्यू ये वाली फिर से इसमें रखो, 2 इक्वेशन बनेगा। हम 2 इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं, पेयर वो हमारा जो इसके पहले वाला जो चैप्टर था। ठीक है, एक और तरीका, तो पहले हम लोग जरा इस वाले मेथड की बात कर लेते हैं, जो भी ईजी लगे। तो मेथड दोनों देखो, जो भी ईजी लगे उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। देखो तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, कि सिंस हमारे पास जो इक्वेशन है वो है ax² + 7x + b इज इक्वल टू 0। हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू 2/3 रख देते हैं, a की जगह छोड़ देते हैं। सो 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 × 2/3 + b इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो ये देखो हो जाएगा a × 4/9 + 7 × 14/3 + b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम एक प्रॉपर इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है ना, मेरे ख्याल से आपको दूसरा मेथड ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो ध्यान देना, वीडियो को पॉज करके इसे आप सॉल्व करो। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4a और प्लस का हम दोनों के अपॉन में 9 और 1 का एलसीएम ले लेते हैं, और 4a हो गया प्लस 14 में आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका, 3 × 3 = 9 3 का, और b में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9b का इज इक्वल टू 0। 9 इधर चला जाएगा तो 0 हो गया जी, इस 9 का कोई मतलब है नहीं। क्या बचा, 4a + 9b, और ये कितना हो जाएगा 14 3 + 42। ठीक है, ओके तो ये बना आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगर हम देखें 3 हम कॉमन नहीं, 4 कॉमन नहीं, कुछ कॉमन नहीं हो सकता, ये बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से एक बार हम x की वैल्यू -3 रख देंगे अपने इस इक्वेशन में। तो अब क्या करने वाले हैं, पुट x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, -3 है, पुट x इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा ax² है, a -3² फिर क्या है प्लस 7x, प्लस का 7 × -3 और प्लस का क्या है फिर b है, तो b की जगह b छोड़ देते हैं, इज इक्वल टू 0। बात समझ आ रही है, क्या किया, सीधा मैंने वैल्यू रख दिया है। 3 × 3 = 9a हो जाएगा, और माइनस का 21 और प्लस का b इज इक्वल टू 0। सो इसको सुटेबल ऑर्डर में बना लेते हैं, 9a + b - 21 इज इक्वल टू 0। ये बना इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से हमें आराम से a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। देख लो आप किसी एक को टारगेट कर लो, तो ऐसा करते हैं हम इस इक्वेशन को टारगेट कर लेते हैं। बात समझ आ रही ना, ओके समझ में आ रही बात। तो मेरे ख्याल से ये मेथड थोड़ा सा लेंदी जा रहा है ना। अब देखो इसका जो सेकेंड मेथड है ना, सेकेंड मेथड बहुत ईजिली होता है। इसका जो सेकेंड मेथड है देख लेना ध्यान से, यहाँ से a और b की आप वैल्यू आराम से यहाँ से निकाल लेना। अब देखो सेकेंड मेथड से देखो ये कितना ईजी हो जाएगा। सिंस हमें पता है कि x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3 आर रूट्स हैं, यानी कि जीरोस हैं हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इसके। तो अगर हम इस 2/3 को अगर इधर लाते हैं तो x - 2/3 एंड x + 3 क्या हो जाएगा, आर फैक्टर्स होंगे क्या, फैक्टर होंगे क्या भाई, ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर हम इन दोनों को फिर से आपस में अगर मल्टीप्लाई कर लें तो फिर से हमारा यही वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। मतलब कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है और इन दोनों फैक्टर का आपस में मल्टीप्लाई करने पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो सेम होगा। सीधी सी बात, ये है सेकेंड मेथड। मेरे ख्याल से ये आपको बहुत ईजी लगेगा, तो आप इसी वाले मेथड से कर लेना। तो देख लो कितना हो जाएगा,
सो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो नाउ अब हमारा जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन इज इक्वल टू ये हो जाएगा x माइनस 2/3 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। तो क्या किया जाए, देखो इस x का इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर फिर x का 3 के साथ, तो प्लस का 3x फिर इस 2/3 का x के साथ, तो माइनस का 2/3x और माइनस 2/3 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो कट मत करो, वैसे भी मेरे ख्याल से इक्वेशन बनाने में हेल्प मिलेगा। तो ये देखो कितना हो जाएगा, पहले तो इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, अच्छा, और माइनस का 2x, ठीक है चलो, अच्छा 2x/3 और माइनस का 6/3। देखो कहोगे सर ये 3 से 3 काट क्यों नहीं दिया, देखो काटने का मतलब नहीं है, क्योंकि हमें मतलब इसको प्रॉपर ऑर्डर में तो बनाना ही है, तो हमें क्या करना है, सबके फॉर्म में कुछ नहीं तो 1। ओके, तो यहाँ पर हम पूरे डिनोमिनेटर का पूरा हमने डिनोमिनेटर कितना कर लिया, 3 कर लिया, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3x स्क्वायर का। अच्छा ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 3 पहले से है, 3 का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, बात समझ में आ रही है, तो ये हो जाएगा 9x और माइनस ये तो 2x ही रहेगा और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। 3 को हम इधर भेज देंगे, फाइनली क्या हमें मिल गया, 3x स्क्वायर 9x माइनस का 2x कितना हो जाएगा, प्लस का 7x और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है ना कि ये जो हमारा इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन, इसका हम कंपैरिजन कर देंगे, ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b। तो हम क्या कहेंगे कि बाई कंपेयरिंग, ये बड़ा आसान था, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से अगर देखोगे तो a की वैल्यू देखो क्या दिखाई दे रही है, 3, तो a इज इक्वल टू क्या मिल गया, 3, और देखो b की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, -6, और b इज इक्वल टू क्या मिल गया, -6। आई होप कि जब आप इसे सॉल्व किए होगे तो इसी मेथड से ये वाला भी आया होगा, a और b की वैल्यू इतनी ही आई होगी, नहीं आई है तो फिर कहीं गलत कर रहे हो, या फिर इससे अच्छा है कि आप ये वाला मेथड लगा लो। तो आई होप कि आपको सेकंड मेथड ज़्यादा अच्छा लगा होगा, ज़्यादा बेटर आपको लगा होगा। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि डिटरमाइन इफ 3 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन गिवन बिलो। ठीक है, ये दिस, अच्छा तो ये आपका LHS है, ये आपका RHS है। क्या करना है, तो x की वैल्यू 3 आप इसमें रखो, LHS में और RHS में, ध्यान से सुनो, x की वैल्यू रखो LHS में और RHS में। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो ठीक है, दैट मीन्स 3 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर नहीं आती है LHS इक्वल टू RHS तो बोलेंगे कि नहीं है। क्लियर है बात, सॉल्व करना। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर जो LHS है, ध्यान से मेरी बात सुन लो, जब आप LHS को सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका आएगा 0 + 0, दैट मीन्स 0। और जब RHS में रखोगे तो ये आएगा √10, तो ये देख लेना, तो दैट मीन्स इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे कि सो 3 इज़ नॉट द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशंस। क्लियर है बात। मूविंग ऑन 6 क्वेश्चन। अब देखो 6 क्वेश्चन जो है ये स्टैंडर्ड वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको लगाना। और इसी का क्वेश्चन नंबर 7, तो जो बच्चे स्टैंडर्ड लिए हैं वो तो 6, 7 दोनों लगाएंगे, और जो बच्चे बेसिक लिए हैं वो केवल और केवल क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। ओके, कहता है कि हम पहले बात करते हैं 6 की। द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 25 सेंटीमीटर। कह रहा है कि जो हाइपोटेनस है किसी राइट ट्राइंगल का, ठीक है, राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनस होते हैं और किसी ट्राइंगल में हाइपोटेनस नहीं होते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द अदर 2 साइड ऑफ ट्राइंगल इज 5। अदर 2 साइड, अब यहाँ पे देखो समझने वाली बात है कि जो अदर 2 साइड्स हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना दे दिया है, वो 5 सेंटीमीटर दे दिया। अब यहाँ से ना 2 चीज़ें अराइज हो सकती हैं, ठीक है भाई, अदर 2 साइड, तो अदर 2 साइड में क्या हो सकता है हम किसी भी साइड को बड़ा और छोटा मान सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जरा समझो, देखो ये बातें ऐसे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 6 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्या कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन, आपके पास आपने PDF निकाल लिया है। आई होप, ये उम्मीद करते हैं कि आप अपना PDF जो है निकाल रहे होंगे, ठीक है। तो कहता है कि हाइपोटेनस है, राइट ट्राइंगल है, और उसका जो हाइपोटेनस है वो कितना दे रखा है, तो हाइपोटेनस हमारा जो दे रखा है वो दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम एक राइट ट्राइंगल अगर बनाते हैं तो ये हमारा 25 सेंटीमीटर हो गया। फिर बाकी के जो 2 साइड बच गए तो लेट कर लेते हैं कि हमारा एक साइड x है और एक साइड हमारा 5 है। तो कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द अदर 2 साइड इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, तो अदर 2 साइड 5 सेंटीमीटर, तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। समझना था ध्यान से, यानी कि
एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, लेकिन अब भाई हमें पता है कि हमारा ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक के, मतलब हम बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर को पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में तो ये बात नहीं पता रहेगी, तो ऑटोमेटिकली ना देखोगे ये जो चीज़ है ना ये ऑटोमेटिकली अपने आप एक सिंगल वेरिएबल में आ जाएगी। हमने तो अभी डबल वेरिएबल ले लिया ना, तो देखो, तो अगर हम एक फॉर्मूला लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम का कि भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और प्लस बेस के स्क्वायर के, तो दैट मीन्स 25 इज इक्वल टू, अब अगर मान लें अगर हम केवल और केवल लेट करते हैं कि हमारा जो बेस है, बेस अगर हमारा y है, चलो हम y में ले लेते हैं, बेस अगर हमारा y है, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम यानी कि यहाँ से अगर हम इस परपेंडिकुलर की अगर वैल्यू निकालें, दैट मीन्स अगर हम परपेंडिकुलर अगर निकालना चाहें तो देखो कितना हो जाएगा, दैट मीन्स अगर x निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस वाई, क्या हो जाएगा 5 प्लस वाई, ठीक है। या हो सकता है कुछ बच्चे क्या माने, परपेंडिकुलर मान लें, तो परपेंडिकुलर अगर आप x मानोगे तो फिर मतलब कुछ भी आप यहाँ से ऐसा कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ओके ठीक है ना, डिफरेंस ही दिया है, डिफरेंस दिया है, ठीक है, ओके, टू साइड, ओके ठीक है। तो 25 इज इक्वल टू देखो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो हमारा कितना आया है 5 प्लस वाई, 5 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस बेस हमने कितना माना है वाई माना है, तो ठीक है। देखो ऑटोमेटिकली हमारा क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10 वाई, मतलब यहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है प्लस वाई स्क्वायर, सो ये वाई स्क्वायर ये वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा, सो ये 25 से 25 कैंसिल, सो क्या बचा हमारे पास 2 वाई स्क्वायर प्लस 10 वाई और इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास बच गया, ठीक है। देखो थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ हो रहा है, ये हम 25 का भी स्क्वायर तो करेंगे ना, ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, 625 और ये फिर कटेगा तो नहीं, ये तो नहीं कटने वाला, ये हो जाएगा 625, ओके, और इज इक्वल टू इधर हो जाएगा, अच्छा इसको अगर हम माइनस कर दें तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा माइनस का 25, दैट मीन्स हमारे पास क्या बच गया 2 वाई स्क्वायर प्लस 10 वाई, और देखो इधर हमारे पास बच जाएगा 600, तो 600 को भी हम इधर ले आते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 600, माइनस का 600 इज इक्वल टू 0। मैंने बताया है कि देखो अगर इक्वेशन सॉल्व हो सके, सॉल्व होने का मतलब है कि थोड़ा सा सिंप्लीफाइड अगर हो सके तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो हम यहाँ से 2 को ले लेते हैं कॉमन, वाई स्क्वायर प्लस का 5 वाई माइनस का 300 इज इक्वल टू 0, सो 2 को इधर भेज दिया, सो क्या बच गया वाई स्क्वायर प्लस का 5 वाई माइनस का 300 इज इक्वल टू 0। अब बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करने आता है, दैट मीन्स यहाँ से आप पाई की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, निकाल लोगे। तो मल्टीप्लाई करने पर 300, मल्टीप्लाई करने पर 300, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 5, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर बहुत ही छोटी वैल्यू है, और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 300 बहुत बड़ी वैल्यू है। तो ऐसा करते हैं हम, कोई दो बहुत बड़ी बड़ी हमें वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो अगर हम ले लेते हैं, हमें लाना है 5, ठीक है, तो 300, एक तो तरीका है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, ठीक है ना, बट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो अगर हम इसको फैक्टराइज कर लेना 300 को, तो अगर हम इसको लिख लें 20 और 15, ओके, काम चल जाएगा, 20 और 15, 3 5 2 30, 300, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट और देखो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आ जाएगा 5 बात समझ में आ गई। सो वाई स्क्वायर और प्लस 20 वाई माइनस 15 वाई माइनस 300 इज इक्वल टू 0, सो वाई यहाँ से ले लिया कॉमन, वाई प्लस 20 माइनस 15 ले लिया कॉमन, वाई प्लस 15 2 20, ठीक है 0, सो वाई प्लस 20 हो गया कॉमन, सो वाई माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इफ़ y प्लस 20 इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू माइनस 20, ये इनवैलिड होगा क्योंकि साइड निगेटिव तो नहीं हो सकती। इफ़ y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 15, ये सही है, यानी कि जो बेस है वो कितना है 15, सो हम कह सकते हैं कि बेस कितना आ रहा है 15 सेंटीमीटर, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, तो देखो परपेंडिकुलर आपने देखो क्या माना है यहाँ से, ये चीज़ परपेंडिकुलर 5 प्लस वाई, दैट मीन्स 5 प्लस
15 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये फाइनल आंसर होगा। अदर टू साइड्स के जो आंसर होंगे वही होंगे। क्लियर होगी बात? ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 7 भी आपको लगाना है, जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे हो 7 तो लगाएंगे, बस बेसिक वाले बच्चे 7 अच्छे से लगाओगे। कहता है हाइट ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ओके, ठीक है, ये भी हमारी एनसीईआरटी है, इसलिए इसको बेसिक मान रहे हैं, बट ये भी अपने 6 वाले क्वेश्चन के टक्कर की तरह ही है। हाइट ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर लेस है, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर नहीं है, 7 सेंटीमीटर कम है अपने बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ठीक है, यानी कि बेस बड़ा हो गया। बात समझ आ गई? तो किसी एक को आप मान लो। तो लेट कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, लेट कर लेते हैं कि जो परपेंडिकुलर वो कितना है, वो x सेंटीमीटर है। तो बेस कितना हो जाएगा भाई? कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर अगर वो 7 सेंटीमीटर कम है तो इसका मतलब बेस 7 सेंटीमीटर ज़्यादा हो गया, दैट मीन्स x + 7। ठीक है, इसमें आप किसी को भी मान सकते हो, सेंटीमीटर। फिर आगे देखो क्या बोलता है, फिर कहता है कि इफ़ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर। कह रहा है कि जो हाइपोटेनस है ना वो तो 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलो ओके, तो हमें दोनों बातें पता चल गई। और हमारा जो हाइपोटेनस जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम जानते हैं, सिंस जब भी फॉर्मूला लिखना हमेशा ब्रैकेट के अंदर में लिखना कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। सो हाइपोटेनस की जगह हम लोग रख लेते हैं कितना, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर देखो हमें मान रखा है x का स्क्वायर प्लस बेस हमने मान रखा है x + 7 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? सॉल्व करो, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो और इक्वेशन बनाओ। ठीक है, प्रॉपर इक्वेशन आना चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉपर इक्वेशन नहीं बनेगा तो फिर ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। सॉल्व किया, देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर प्लस का 49, और ये हो जाएगा माइनस प्लस 14x हो जाएगा। तो हम इस 169 को भी इधर ही भेज देते हैं। सो x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर और प्लस का 14x रहने देते हैं, और प्लस का 49 माइनस 169 इज इक्वल टू इधर क्या कर लिया, 0। क्लियर बात? तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर एज इट इज़ रहने देते हैं, प्लस 14x एज इट इज़ रहने देते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 49। ये हो जाएगा कितना आपका, एक मिनट यार, 169 है ना यहाँ पर, ठीक है, सॉरी ये है 169, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, -0 और 2 120 इज इक्वल टू 0। सो अब देखो यहाँ से अभी भी 2 कॉमन हो सकता है, तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं ताकि ये थोड़ा और छोटा हो जाए। सो x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करने पर 60, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 7, मल्टीप्लाई करने पर 60, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 60, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 7, तो कितना हो जाएगा 12 और 5। ठीक है, जिनको नहीं है तो समझे वो ऐसे कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? बताया गया ये सब सारी चीज़ें किसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में, हम लोग जो पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़े थे उसमें। ठीक है, तो x ले लेते हैं, दोनों के पास x लगा देते हैं, और 12x को रख देते हैं प्लस में और 5x को रख देते हैं माइनस में। सो x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 5x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली क्या मिल गया हमारे पास, x स्क्वायर कॉमन हो गया, x क्या बचा, x प्लस का 12 और माइनस 5 कॉमन हो गया, क्या बचा, x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस का 12 हो जाएगा कॉमन और x माइनस का 5 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। इफ़ x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 दैन x इज इक्वल टू -12, जो कि इनवैलिड होगा क्योंकि लेंथ हमारी माइनस में तो नहीं आ सकती। इफ़ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 दैन x इज इक्वल टू 5, तो हमें 5 यानी कि हमें x पता चल गया। x देखो हमने क्या माना है, परपेंडिकुलर, दैट मीन्स जो परपेंडिकुलर है वो कितना हो गया, 5। सो हम कह सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर है, यही पूछा गया है ना आपसे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, जैसे पूछा वैसे आंसर दे देते हैं। क्या कह रहा है कि फ्रॉम द क्वाड्रेटिक फाइंड द बेस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, बेस निकालना है, तो ठीक है बेस निकाल दो। तो परपेंडिकुलर अगर इतना है तो बेस आपने क्या माना है, बेस आपने माना है, एक मिनट इससे हटाते हैं। सो बेस इज इक्वल टू, ये माना है आपने x प्लस 5 और x प्लस 7, सो 5 प्लस 7 यानी कि 12 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर होगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो एल्टीट्यूड यानी कि जो परपेंडिकुलर होगी वो होगी 5 सेंटीमीटर। क्लियर बात? चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो जी, ये जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कॉटेज इंडस्ट्री वाला, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है, तो एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग है। तो अगर इसको समझ लिया तो एनसीईआरटी कर लिया होगा, क्या कर लोगे। और अगर एनसीईआरटी क्वेश्चन को अगर समझ में आता है तो ये वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे। दोनों नहीं आता तो फिर देखो क्या करना है, कैसे करना है। कहता है कि कॉटेज इंडस्ट्री है प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, ठीक है भाई। कुछ नंबर ऑफ टॉयज जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है एक दिन में, है ना। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ से ध्यान समझना है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि ईच टॉय, एक खिलौने का दाम, ठीक है, was found to be 55 माइनस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे। बस यहाँ तक की बात आपको समझनी पड़ेगी, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन समझ में आने वाला नहीं है। ये कहता है ना कि देखो एक खिलौने का जो दाम है ना वो कितना है, वो जितना भी टॉयज उस दिन पर्टिकुलर डेज में प्रोड्यूस कर रहा है उसमें से 55 माइनस कर दो तो वो एक खिलौने का दाम आ जाएगा, ठीक है। फिर कहता है कि ऑन पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वो 750 रुपीज़। तो ठीक है भाई, कुछ खिलौने प्रोड्यूस किए होंगे और एक खिलौने का दाम अगर पता चल गया तो पर्टिकुलर कुछ खिलौने का दाम मिला करके पर्टिकुलर उस डेज में 750 रुपी है। इफ़, अब इसमें बोल भी दिया है कि इफ़ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, बट ये चीज़ एनसीईआरटी में नहीं दी गई, ध्यान रखना, ठीक है। चलो फिलहाल ठीक है, तो अगर हमारा एक्स नंबर ऑफ टोटल जो है वो टॉयज है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास पता है कि लेट कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टॉयज़। एक दिन में भाई कितने खिलौने प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो एक्स खिलौने एक दिन में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, एक्स मान लिया। अब कह रहा है कि जो कॉस्ट है ना वो जितने भी प्रोड्यूस हो रहे हैं उससे 55 कम। क्वेश्चन पढ़ो क्या कहता है कि फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई हम लोग, एक्स। सो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x माइनस 55। अगर इतना अगर समझ में आ गया तो फिर आगे की चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। अब देखो कह रहा है कि पर्टिकुलर उस डे में जो टोटल कॉस्ट देखा गया, जब सारे खिलौने जब बना लिए गए तो पता चला कि टोटल कॉस्ट है वो 750 रुपी है। इट मीन हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम इस टोटल जो हमारा जो एक खिलौने का जो दाम है x माइनस 55, अगर हम इसमें x का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर डे में टोटल अमाउंट ऑफ पता चल जाएगी। एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा कि एक बिस्किट का दाम 5 रुपये है, ठीक है, एक बिस्किट का दाम 5 रुपये है, तो 2 बिस्किट का दाम निकालने के लिए क्या करोगे, आप करोगे ना 5 × 2। तो इसी तरीके से एक खिलौने का दाम इतने हैं और टोटल इतने खिलौने प्रोड्यूस हुए हैं तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई, ऑब्वियसली बात है। और मल्टीप्लाई करने पर देखो कितना दे रहा है, कह रहा है कि 750 रुपये। बस बन गया इक्वेशन 750 रुपये। बात समझ में आ गई। सो x² माइनस 55x और माइनस 750 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब बस इसे क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आना चाहिए, 750 आना चाहिए। और एट सब्ट्रैक्ट, एक मिनट, इसमें बोला क्या है, इसमें बोला है कि बस केवल हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड x, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और अगर हम x की वैल्यू भी निकालना चाहते हो, बट मेन आपका जो आंसर होगा वो यही होगा, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है बात। अब अगर इसी तरीके से देखो तो देखो आपकी एनसीईआरटी का ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला, ये कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ पॉल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। बात समझ आ रही है। तो आप अगर इस वाले क्वेश्चन को अगर कर लिया तो जरा इस वाले का जरा बस इक्वेशन बना करके देख लो। वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करो और पॉज करके एनसीईआरटी से क्वेश्चन पढ़ करके प्लीज़ इक्वेशन बनाने की कोशिश करो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो इसमें भी देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो चीज़ बोला है ना कि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे 90 रुपये, जैसे वहाँ पर दिया था 270 रुपये, यहाँ पर दे दिया है 90 रुपये, ठीक है। तो 90 रुपये टोटल कॉस्ट प्रोड्यूस हो रहा है खिलौने का जो टोटल कॉस्ट है। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल जो बोला है ना, नंबर ऑफ आर्टिकल लेट कर लेते हैं x। बात समझ आ गई। इक्वेशन आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा, तो जरा देखो मैच कर लो। तो लेट कर ले कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल है वो x है, बात को समझना। अब जो कॉस्ट क्या कह रहा है, कॉस्ट ये कह रहा था, जरा फिर से देखो, कॉस्ट ये कहता है कि इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑन पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यहाँ पे इस वाले लाइन पर ध्यान दो, ईच आर्टिकल इन रुपीज़ वाज 3 मोर दैन, मतलब कि जो एक खिलौने का जो दाम है ना वो 3 रुपये ज़्यादा है। किससे भाई, किससे 3 रुपये ज़्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो 3 ज़्यादा है ट्वाइस से, तो ठीक है, पहले तो हम ट्वाइस कर लेते हैं, यानी कि ईच आर्टिकल का जो कॉस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 2x + 3।
ट्वाइस से 3 ज़्यादा, बात समझ में आ गई। और कह रहा है कि जो टोटल कॉस्ट है उसका वो 90 रुपये आता है। इसका मतलब कि x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90 रुपये। अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ से आप इक्वेशन बना सकते हो और इक्वेशन अगर बना लिया तो सॉल्व भी कर सकते हो। जो भी आंसर x की जो वैल्यू प्लस माइनस में आएगी या फ्रैक्शन में आएगी तो वो वाला हमारा आंसर इनवैलिड होगा, जो पॉजिटिव इंटीजर आएगा वो हमारा आंसर वैलिड होगा। क्लियर बात? मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देखो कुछ यूनिक टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। भाई देखो फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ करना है तो ठीक है, हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। क्लियर है बात? चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखो तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है, ठीक है। हम जब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे जो स्टैंडर्ड वो तो सॉल्व होंगे ही होंगे, प्लस इसके अकॉर्डिंग मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं बीच में आपको एक बेसिक क्वेश्चन भी फिर मिलता जाएगा। तो लास्ट में जाकर क्या हो जाएगा, ये बेसिक क्वेश्चन से मैच कर जाएगा, ठीक है। देखना कहाँ से। तो बेसिक वाले बच्चे भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान रखने वाली बात है। तो मैंने देखो आपको क्या बताया है, सबसे पहली बात कि इसके अपॉन में x-2 है, इसके अपॉन में x-1 है, यहाँ पर इसको अलग रहने दो, ठीक है। तो हमें क्या प्रॉब्लम है ना कि इसके अपॉन में x-2 है लेकिन क्या नहीं है। तो ये जो चीज़ है इसके अपॉन में x-2 तो है, क्या नहीं है, x-1 नहीं है। तो हम ऊपर नीचे x-1 का मल्टीप्लाई कर देंगे सेम इसी तरीके से इस वाले के लिए। इसके अपॉन में x-1 है, क्या नहीं है, x-2 नहीं है यहाँ पर। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ऊपर नीचे x-2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस यही काम करना होता है। तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर x-1 प्लस नीचे ये यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू x-1 और नीचे दोनों के अपॉन में क्या हो जाएगा, दोनों के अपॉन में दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी। दैट मीन्स x-2 भी आ जाएगा और x-1 भी आ जाएगा इज इक्वल टू 6/x। सॉल्व करोगे यहाँ पर x-2 कर लेना, ठीक है। इसे जब आप सॉल्व करोगे फाइनली मतलब x-1 प्लस 2x-4 अपॉन फिर इसका इसके साथ तो x² माइनस x फिर माइनस 2x-2, ठीक है। तो इज इक्वल टू 6/x ही होगा। फिर ये हो जाएगा देखो x और 2x, ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 5 अपॉन x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू x/6, है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके। सो फाइनली जो आपका जब आप फिर से इसका क्या करो, आप कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो क्या करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली देखो जो इक्वेशन में, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना, जो फाइनल जो इक्वेशन बनेगा वो आपका होगा 3x² माइनस का 13x और प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। अगर ये बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। अब आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई करने पर 12 3 36, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 36 और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 13। तो कौन से आपको दो नंबर मिल जाएंगे, तो 36 का आपको क्या कर लेना है, फैक्टराइज कर लेना है, ठीक है। 2 18 2 9 3 3 और 3 1। तो यहाँ से जो नंबर आपको मिलेगा वो मिलेगा 4 और 9। देखो जरा 4 और 9 को लेने पर बात बन रही है। 4 और 9 तो ऐड कर लेंगे तो -13 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। और ठीक है, यानी कि ये सही है, यानी कि -4x और माइनस का 9x, x दोनों में लग गया। क्लियर बात? ओके फर्दर इसको आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू मिलेगी वो एक मिलेगी 3 एंड x की वैल्यू मिलेगी 4/3। तो ध्यान रखना ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर बात? मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो करते हैं, सेम उसी तरीके से है। पहले तो वीडियो को पॉज करके प्लीज़ ट्राई करो जरूर से, ठीक है ना। फिर जहाँ प्रॉब्लम आती है फिर वहाँ पर देखो कि कहाँ दिक्कत कर रहे हो आप लोग। देखो इसको करने का भी क्या तरीका है, वही है, सेम वही काम करेंगे हम। क्या कि इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 4 माइनस 3x/x इज इक्वल टू 5/2x प्लस 3। अब क्या करना है, इसके दोनों के पास पहले तो ब्रैकेट लगा लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है इसका इधर। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 4 माइनस 3x एक ब्रैकेट में और 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 5x। बात समझ में आ रही है? अब देखो आप इसको सॉल्व करोगे बारी बारी से, इसका मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से मल्टीप्लाई करना है। 4 2 8x प्लस 4 3 12 माइनस फिर इसका इसके साथ माइनस का 3 2 6x और माइनस का 3 3 9x। एक मिनट, x² हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 6x² और माइनस का 9x हो जाएगा इज इक्वल टू इस 5x को भी हम इधर ही ले आते हैं, है ना। वो अकेले इधर क्यों रहेगा, तो 5x इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा 0। तो फाइनली देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 6x² पहले लिख लेते हैं, फिर ये देखो माइनस का 9x और माइनस का 5x। तो ये हो जाएगा, और यहाँ देखो एक मिनट, माइनस का 9x और प्लस का 8x, यानी कि हो जाएगा माइनस का x और माइनस का x और माइनस का 5x माइनस का 6x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखो क्या बचेगा, प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से देखो -6 कॉमन ले लेना है, ठीक है ना। -6 कॉमन ले लेना है ताकि हमारे पास ये जो x² वाला टर्म है वो पॉजिटिव हो जाए। और 6 देखो हमारा, और मतलब ये इक्वेशन कुछ और छोटा हो जाएगा। तो -6 x² बचा और प्लस x बचा और माइनस का 2 बचा,
इज इक्वल टू 0। सो -6 को इधर भेज दिया। सो फाइनली हमारे पास इक्वेशन बन गया x² + x - 2 इज इक्वल टू 0। सेम वही काम, मल्टीप्लाई करने पर -2, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर +1। तो क्या ले लेते हैं, 2 और 1 ले लेते हैं। बात समझ में आ गई। अब आराम से इसको पानी सॉल्व कर लेगा, है ना। ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं। क्लियर है बात। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो x इज इक्वल टू, यहाँ से जो दो वैल्यू मिलेगी, एक x इज इक्वल टू मिलेगा -2, ठीक है, और एक x इज इक्वल टू मिलेगा 1। बस हो गया काम खत्म। क्लियर है बात। चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं इसकी। देखो तो ध्यान समझना इस टाइप के क्वेश्चन में। देखो करते क्या है, अब देखो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मतलब हमारा ये जस्ट लाइक ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है ना, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, फैक्टराइजेशन तो हमें करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है, मतलब स्प्लिटिंग मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो देखो एक बात याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको फैक्टराइज पता है, मतलब जो आपको जो ऐसे जो दो फैक्टर ढूंढने होते थे ना, वो ऑलरेडी आपको पता है। कैसे सर? सभी को पता है कि हमारा ये a होता है, ये हमारा b है, -4a क्या है, b है, और ये हमारा पूरा का पूरा टर्म क्या है, c है ना। तो यहाँ से आपको c से ही क्या मिलेगा, फैक्टराइज मिलेगा। अब अगर ध्यान से देखो, ये जो a² - b² है, क्या हम इसे a - b और a + b लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यानी कि आपको दो फैक्टर पहले से ही मिल गए, यानी कि एक फैक्टर आपको मिला a - b और दूसरा फैक्टर मिला a + b। अब समझने वाली बात देखो क्या है, क्योंकि आपको लाना है मल्टीप्लाई ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -4ax लाना है। बात को समझना, -4a लाना है हमें। तो ऐसा करते हैं कि हम इसमें कर देते हैं 4 का मल्टीप्लाई, नहीं इसमें हम कर देते हैं 2 का मल्टीप्लाई, और उसमें भी कर देते हैं 2 का मल्टीप्लाई। तो जिससे 2a और 2a मिल करके क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। सवाल है कि ऐसा क्या कर दें कि -2a हो, मतलब -4a हो जाए। तो इसके लिए हमें इसे भी रखना पड़ेगा माइनस में, और इसे भी रखना पड़ेगा माइनस। बात समझ आ गई। तो दैट मीन्स देखो, ये माइनस का 2a और ये माइनस का 2a, माइनस का 4a, और देखो ये -b माइनस माइनस मिल करके हो जाएगा +2b, और ये -2b। तो b यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, -4a मिल जाएगा। सो दैट मीन्स हमें दो फैक्टर मिल गए, -2a - b और -2a + b। बस इसके आगे x लगा लेना है। सो कितना हो जाएगा, 4x² -2, ये हो जाएगा a - b x, और -2 ये हो जाएगा a + b x हो गया। और लास्ट वाला टर्म तो हम लोग एज इट इज छोड़ देते हैं, a² - b²। और इसको भी हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको फैक्टराइज करके लिखेंगे। बोले तो a - b और a + b इज इक्वल टू 0। सो फाइनली यहाँ से देखो, इन दोनों में से, ध्यान से सुनना मेरी बात, इन दोनों में से आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो 2x कॉमन दिख रहा है, ले लिया 2x, क्या बचेगा 2x माइनस, देखो ध्यान से आप समझना है, यहाँ पे माइनस है, तो -a और +b। अब देखो फिर सिमिलरली इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से, ठीक है। क्या कॉमन दिख रहा है, तो बाहर माइनस है तो माइनस तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। 2 तो इसमें नहीं है, 2 इधर तो नहीं है ना, इधर तो a - b, इधर a + b, a + b देखो कॉमन दिख रहा है, तो -a + b मैंने ले लिया कॉमन। क्या बचा, उसको फिर से ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो 2x बचेगा, ठीक है ना, ये 2 और ये x बचेगा, फिर प्लस, एक मिनट, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया तो सिंबल बदलेगा। अब यहाँ से a + b तो हो गया कॉमन, ठीक है, a + b तो हो गया कॉमन। अब ये जो a प्लस में है वो हो जाएगा माइनस में, और ये जो b माइनस में हो जाएगा प्लस में। बात समझ में आई, क्योंकि सिंबल बदलते हैं, ध्यान रखने वाली बात है, इज इक्वल टू 0। फिर सेम दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, 2x - a + b, दोनों में कॉमन दिख रहा है, क्या बच जाएगा 2x माइनस, ध्यान से देखना, ब्रैकेट को डायरेक्टली ओपन करके लिख रहे हैं, -a - b इज इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात। तो क्या कहेंगे कि इफ़ 2x - a + b इज इक्वल टू 0, then 2x इज इक्वल टू a - b, सो x इज इक्वल टू a - b/2, ठीक है। इफ़ यहाँ से देखो 2x - a - b इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू a + b, सो x इज इक्वल टू a + b/2। तो ये फाइनल आपके दो वैल्यू हो जाएंगी, किसकी, x की। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये आपको दो आंसर मिल जाएगा, यानी कि जो x की वैल्यू है, एक मिनट, वैल्यू हमारी सही आ रही है ना, ओके ठीक है, ओके, ये हमारा आंसर सही है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से अगर हम बात करें, देखो बात करते हैं अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की, x² + 2√x - 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है इसे,
तो कई बार देखो डिस्कस किया है, फिर से देखो डिस्कस कर लें जिन बच्चों को भी क्लियर नहीं है। कोशिश करो फाइनल हो ये चीज़ कि मतलब आप इसके बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चन को दोबारा अच्छे से समझने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेनी है। तो देखो होता क्या है ना कि सबसे पहले तो अपना मेन वही काम करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर -6, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 2√2। तो यानी कि जो हमें दो नंबर हमें ऐसे चाहिए जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करते तो 2√2 आ जाए। इसका मतलब बात समझना, ये मस्ट है कि दोनों ही नंबर के पास √2 होने चाहिए, ये बात बहुत ज़रूरी है। अब देखो, अब अगर हम इसे भी वहाँ पे मान लो अगर हम कुछ भी नहीं करते, 1 करते हैं, यहाँ भी 1 करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 2√2 आ जाएगा। लेकिन क्या मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या 6 आएगा? ज़रा देखें तो नहीं, 6 तो नहीं आ रहा है। बात समझ आ रही है ना? 6 तो नहीं आ रहा है, तो फिर क्या किया जाए? मान लो अगर हम यहाँ पर 2 कर लेते हैं और यहाँ पर 1 कर लेते हैं तो ठीक है। तो ओके अब देखो, अब तो ऐड करने पर तो 3 आ जा रहा है या सब्ट्रैक्ट करने पर तो √2 आ जा रहा है। तो मान लेते हैं चलो अगर हम यहाँ पर 3 कर लें। अब ज़रा देखो, बात समझ आ रही है ना? तो इस तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। तो 3√2 और 1√2 ऑब्वियस सी बात है, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2√2 आ जाएगा। क्या मल्टीप्लाई करने पर 6 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। देखो 2√2 × 2 कितना हो जाता है? 2 हो जाता है, और 3 कितना हो जाएगा? 6। बात समझ आ गई? यानी कि ये आपको नंबर लेना पड़ेगा, बस यही काम करना होता है। फिर देखो दूसरी प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, तो पहले हम इतना कर लेते हैं, प्लस का 3√2x और माइनस का √2x, माइनस का 6 = 0। अब देखो दूसरी प्रॉब्लम फिर बच्चों को कहाँ आती है? कॉमन लेने में। बहुत आसान से समझना है, कॉमन लेने में कोई गड़बड़ी नहीं करी जाती। देखो कैसे, पहले तो आप इन दोनों को देखो, तो यहाँ से साथ साथ आपका x कॉमन दिख रहा है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3√2 हो जाएगा माइनस। जब आप इन दोनों को देख रहे हो ना, तो यहाँ पर देखो आपको सर यहाँ पर तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर √2 है। तो देखो 6 को अगर हम चाहें ना तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3। फिर से अगर हम इसको चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं √2 × 3। बोलो ऐसा कर सकते हैं ना? और देखो ये √2 है, तो √2 तो हमारा √2 ही रहेगा, √2 ही रहेगा, ठीक है? तो कॉमन क्या मिला? इन दोनों में से आपको कॉमन क्या मिला? √2 कॉमन मिल गया। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से कॉमन लेते हैं, बाकी प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। तो ये हो जाएगा x माइनस, अब यहाँ देखो क्या बचेगा? 3√2। क्या बच जाएगा? तो x प्लस 3√2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। सो फाइनली हमें क्या मिला? x प्लस 3√2 एक ब्रैकेट में और x माइनस √2 एक ब्रैकेट में। बात समझ आ गई ना? तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी x इज इक्वल टू माइनस 3√2 और यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी x इज इक्वल टू √2। बस इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बात समझ आ गई? मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके अब इस वाले जरा 5th क्वेश्चन को देखो, क्या है ये? तो ये भी तो उसी तरीके से मैंने क्या कहा है कि सबसे पहले जब इस टाइप का अगर आपको फैक्टराइजेशन करने के लिए आ जाए तो सबसे पहले अपने कांस्टेंट वाले टर्म को देखो। ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट हमारे पास क्या है? a² b² है, बस यही आपका फैक्टर है। तो एक आपका हो गया a², एक हो गया b²। बात समझना, यानी कि हम दोनों को ऐसा क्या कर दें कि आपस में a² प्लस b² हो, तो ऑब्वियसली बात इनको ऐड करते हैं। अच्छा लेकिन हमें लाना है माइनस का 2a² प्लस b² लाना है, ठीक है ना? तो यानी कि ये भी हमें रखना पड़ेगा माइनस में और ये भी हमें रखना पड़ेगा माइनस में, ये भी हमें रखना पड़ेगा माइनस में। लेकिन फिर देखो हमें 2 भी लाना है, तो यहाँ भी 2 कर देते हैं और यहाँ भी 2 कर देते हैं। पास में आ गई? देखो मल्टीप्लाई करने पर 4a² b², ठीक है भाई, देखो मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस, क्योंकि माइनस माइनस मिल करके मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा 4a² b²। और जब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस का 2a² b²। और यहाँ से हम देखो माइनस का 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो वही चीज़ बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? पास में, यानी कि बस यहाँ पर आपको बस x लगा देना है। क्लियर बात? यही चीज़ हमें समझना होता है। सो फाइनली हमें देखो क्या मिल गया? 4x²। फिर यहाँ पर मैंने कर लिया माइनस का 2a²x, फिर माइनस का कर लिया मैंने 2b²x प्लस का a² b² इज इक्वल टू 0। सो फाइनली देखो क्या मिल गया यहाँ से? 2a हमारा हो गया कॉमन, सॉरी 2x हो गया कॉमन। क्या बचेगा? 2x माइनस का 2 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? a², ठीक है? 2 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? a² माइनस यहाँ से देखो, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, लेकिन यहाँ b², यहाँ भी b², तो मैंने b² कॉमन ले लिया। और कुछ कॉमन हुआ? नहीं। तो देखो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ भी बचेगा 2x और माइनस a² इज इक्वल टू 0। सो फाइनली यहाँ से 2x माइनस a² हो गया कॉमन, क्या बचेगा? 2x माइनस b² इज इक्वल टू 0। इफ़ 2x माइनस a² इज इक्वल टू 0 देन 2x इज इक्वल टू a², सो x इज इक्वल टू a² अपॉन 2। क्लियर है बात? इसी तरीके से इफ़ 2x माइनस b² इज इक्वल टू 0 देन 2x इज इक्वल टू b², सो x इज इक्वल टू b² अपॉन 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर बात? मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक इस टाइप का भी क्वेश्चन है, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, ठीक है? ये 6 होना चाहिए, ठीक है?
तो ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन क्या, अब इसमें क्या है, तो ये वाला क्वेश्चन हल्का सा डिफरेंट होता है कि इसमें बीच में हमारा रूट आता है, इसमें अगल बगल रूट होते हैं, ठीक है ना। तो देखो कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान सा है। सबसे पहले तो अपना बेसिक सा रूल अप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करेंगे हम इन दोनों को। तो देखो जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4√3 इंटू 2√3, और ध्यान रखना प्लस माइनस है तो माइनस में ही आंसर आएगा। तो 4 2 8 हो गया और इंटू 3 हो गया, 8 कितना हो जाएगा 24, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर कितना 24। अच्छा जी, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, प्लस का 5 आना चाहिए। तो हम 24 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर दें, जिससे हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो प्लस का 5 आ जाए। सॉरी 24 को हम ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर दें, तो हम इसको कर लेते हैं 8 और 3। देखो जरा 8 और 3, ऑब्वियस बात है 8 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाएगा। क्या 8 और 3 को सब्ट्रैक्ट करने पर 5 ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। तो इसका मतलब हमें इसे रखना पड़ेगा 3 को माइनस में और 8 को रखना पड़ेगा प्लस में, बस x लगा लो, ठीक है ना। ये एक प्रॉब्लम तो होगी, तो इसको इस तरीके से हम लोग टैकल करते हैं। दूसरी चीज़, अब फिर कॉमन लेने में दिक्कत आती है, अब जरा उसको भी समझना है। तो प्लस का 8x माइनस का 3x माइनस का 2√3 इज इक्वल टू 0। अब देखो कॉमन समझो, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 4 दिख रहा है, यहाँ पर हमें 8 दिख रहा है, तो 8 में केवल 2 ही आता है, 3 आता नहीं, यानी कि यहाँ पे √3 का कॉमन होने का कोई चांस ही नहीं है। तो क्या कॉमन हमें साफ साफ दिख रहा है, 4 दिख रहा है और साथ में x भी दिख रहा है। क्या बचेगा, √3x और 4 2 था प्लस का 2 माइनस, यहाँ से देखो यहाँ 3 है, यहाँ √3, मैंने क्या बताया 3 है, तो 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3 ये लिख सकते हो। और अगर ये 3 तो पहले से है ना, 2√3 पहले से है, तो 2√3 यानी कि ये √3 क्या हो गया, कॉमन दिख गया। तो क्या हमने देख लिया कॉमन, हमने √3 यहाँ से कॉमन देख लिया। क्या बचेगा, फिर से एक √3 बचेगा, x भी बचेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ से हमारा बच जाएगा 2। बात समझ आएगी। और वही बात कि जितनी चीज़ें यहाँ बचनी उतनी चीज़ें यहाँ भी बचनी चाहिए। सो √3x प्लस 2 हो गया कॉमन, क्या बचा 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। सो बात समझ में आ गई। इफ़ √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दैन x इज इक्वल टू -2 अपॉन √3। फिर इफ़ 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0 दैन x इज इक्वल टू √3 अपॉन 4। तो ये आपके दो आंसर फाइनली मिल जाएंगे। क्लियर है बात। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स। तो अब देखो इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना होता है कि रियल रूट्स का कंडीशन क्या है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर वो कहता है कि अगर ऐसा है रियल रूट्स है देन फाइंड द रूट्स, तो उसके रूट्स को भी आपको निकालना है। देखो तो कंडीशन तो पहले ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बट कंडीशन जरा समझ लो। तो हमारे पास ना हम ना डी निकालते हैं, डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू हमारे पास होता है b² - 4ac, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब ये जो डी है, अगर याद रखना इसके यहाँ से 3 केसेस होते हैं, अगर डी इज़ ग्रेटर दैन 0 आता है और डी इज़ लेस दैन 0 आता है, इसका मतलब समझ रहे हो, डी इज़ ग्रेटर दैन 0 का मतलब सपोज करो कि डी की वैल्यू 1 2 3 4 5 पॉजिटिव आ रही है, सारी की सारी पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, 0 से बड़ी। और अगर डी इज़ लेस देन 0 है, या पहले इसको हटा दो, डी हम अगर इज इक्वल टू 0 कर देते हैं तो डी इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कोई भी वैल्यू आएगी डी की इज इक्वल टू 0 के बराबर होगी। तो इन दोनों ही केसेस में कहते हैं ना कि हमारे जो रूट्स हैं ना वो रियल है। इन दोनों ही केसेस में अगर डी की वैल्यू बराबर है 0 के या फिर बड़ी है 0 से, तो कहेंगे कि दैट इज रूट्स आर रियल। अगर तीसरी कंडीशन ये है कि अगर डी की वैल्यू छोटी हो जाए 0 से, तो कहेंगे कि हमारे जो रूट्स हैं वो नॉट रियल हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, नॉट रियल। तो ये बात आपको समझना होता है। ओके, अब देखो, ठीक है, तो अब देखो अगर हम इसकी बात अगर करें, सबसे पहले तो हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 16x² माइनस का 24x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो अब यहाँ से अगर हम कंपैरिजन करते हैं किससे, ax² प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू 16 है, b की वैल्यू -24 है और c की वैल्यू -1 है। देखो प्रॉब्लम जो आती है ना, गड़बड़ी कहाँ होती कहाँ है, तो जो आप लोग प्लस माइनस में जो गड़बड़ी करते हो बेसिकली वही जो है बाद में चल करके आंसर फिर गलत आने लगते हैं। तो आप समझना जरा। तो अगर हम यहाँ से पहले तो डी निकाले, तो डी इक्वल टू क्या हमें पता चला, b² - 4ac होता है। चलो b² बोले तो -24 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू a कितना है हमारे पास 16 है, इंटू c कितना है -1 है। सॉल्व करते हैं। माइनस अगर हम 24 का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, -24, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 576, ठीक है, 576। देखो ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस मिल करके पहले तो हो जाएंगे प्लस 64 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6 4 10 0 और 13 14 और ये हो जाएगा 640, यानी कि डी की वैल्यू जो कितनी है वो कितनी है 640 आई। इट मीन्स हम ये कहेंगे कि सिंस डी इज़ ग्रेटर देन 0 सो रूट्स आर रियल। रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है, बट फिलहाल रियल हो जाएंगे। अब अगर रियल है तो हमें उसे निकालना भी है। अब देखो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास क्या होता है ना कि एक हम अब यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। अब ये भी समझना है आपको क्या होता है व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो जैसे मान लो आपका अगर
क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर x के टर्म में है तो आप यहाँ पर क्या रखोगे, x रखोगे यहाँ पर, ठीक है। अगर मान लो y के टर्म में होता तो यहाँ पर आप क्या रखते, y रखते, बट फिलहाल x के टर्म है। सो x इक्वल टू, देखो पहले तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है पहली बात तो। अब देखो, अब अगर हम रख दें माइनस बी की वैल्यू देखो हमें ऑलरेडी पता है -24, तो माइनस और -24 प्लस माइनस अंडर रूट डी का वैल्यू देखो आपको आपने ऑलरेडी निकाल रखा है 640, ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 16 है, ठीक है ना। सो ये तो हो जाएगा 24 प्लस का प्लस माइनस। अब अगर देखो हम 640 को फैक्टराइज करना पड़ेगा भाई। अब ये तो कॉमन सी बात है कि 640 को अगर आपको रूट से बाहर निकालना है तो फैक्टराइज करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा देख लो जरा, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो। 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 0 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 0 ज़ा 2 8 ज़ा 2 0 ज़ा 2 40 ज़ा 2 20 ज़ा 2 10 ज़ा 2 5 ज़ा, ठीक है, और 5। ओके, सो हमें क्या पता चला, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, ये दोनों बाहर नहीं आ पाएंगे। दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 बोले तो 8 और रूट 10, ये बात समझ आ रही क्या, अपॉन 2 इंटू 16 को 2 इंटू 16 ही रहने देते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से बारी बारी से प्लस माइनस लेकर के सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर ये पहले भी अगर अभी भी अगर ये सॉल्व हो सके तो हम फिर से इसको सॉल्व करेंगे। हमें क्या दिख रहा है कि इन यहाँ से और यहाँ से हमें 8 कॉमन दिखाई दे रहा है, बात समझ आ गई। तो देखो कितना हो जाएगा, 8 3 ज़ा मतलब यहाँ पर 3 बचेगा, प्लस माइनस अंडर रूट 10 बचेगा केवल, और अपॉन में क्या बचेगा 2 इंटू 16। अगर ये ध्यान से देखो तो ये कट जाएगा, 8 2 ज़ा 16, यानी कि नीचे कितना बचा 4, 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4। तो एक्स इक्वल टू फाइनली क्या बचा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 10 अपॉन 4। क्लियर बात। तो अब आपको एक बार क्या कर लेना है, एक बार प्लस ले लेना है, एक बार माइनस लेना है। तो देखो जब प्लस लोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 3 प्लस अंडर रूट 10 अपॉन 4, और जब माइनस लोगे तो क्या मिलेगा x माइनस 3 अंडर रूट 10 अपॉन 4। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप की बात समझ में आई, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी सेम क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा वैसे ही है, सेम एज इट इज़। तो सबसे पहले तो आप इसको चेक करोगे तो ये देखो हमारे सूटेबल ऑर्डर में है, तो डैट मीन्स यहाँ से सीधे सीधे में a की वैल्यू मिल गई √2, b इज इक्वल टू मिल गया 7 एंड c इज इक्वल मिल गया 5√2। फिर मैंने कहा कि भाई d इज इक्वल टू क्या होता है, तो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। सो मैंने b की वैल्यू रख दी, b 7 का स्क्वायर कर दिया, -4 इंटू a √2 कर दिया, इंटू c 5√2 कर दिया। सो 49 हो गया, माइनस ये देखो 5 4 ज़ा 20, 20 इंटू √2 इंटू √2 2 दैट मीन्स 40, ठीक है ना। सो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 49 माइनस 40 दैट मीन्स d स्क्वायर, सॉरी d स्क्वायर नहीं होता, d इज इक्वल टू होता है। सो d इज इक्वल टू 9 आ गया, तो d बैक की वैल्यू 9 आ गई। दैट मीन्स हम क्या कहेंगे कि सिंस देखो हमारा जो d है, सिंस d इज ग्रेटर देन 0 सो रूट्स आर रियल, ठीक है ना। अब रियल रूट हैं तो उनको निकाल भी लेते हैं। x इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये होता है। सो -b की जगह -b रख देते हैं, -b कितना है 7 है, ठीक है। सो 7 प्लस माइनस अंडर रूट डी का मतलब 9, d का मतलब 9 है अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है √2। सो फाइनली x इक्वल टू हो जाएगा -7 प्लस माइनस 3 अपॉन 2√2। समझ आ रही क्या, अपॉन 2√2 हो गया। तो एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम प्लस लेकर के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, टेकिंग प्लस टेकिंग पॉजिटिव। सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -7 प्लस 3 अपॉन 2√2। सो कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -4 अपॉन 2√2। जहाँ तक कट हो रहा है कट कर दो, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। सो कितना बचा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास -2 अपॉन √2। अगर चाहो तो इसका रेशनलाइजेशन कर दो या तुम्हारी मर्जी, मत करो। अगर रेशनलाइजेशन कर दोगे तो x इक्वल टू आपको मिल जाएगा -2 अपॉन √2 है ना, ठीक है। रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ये आपका हो जाएगा 2√2 और ये आपका हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, यानी कि माइनस का √2, ये पहला आंसर। बात समझ में आ गई। अगर हम माइनस सिंबल लेते हैं तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा -7 -3 अपॉन 2√2। सो माइनस का 10 अपॉन 2√2, ये कट जा रहा है तो कट कर दो, 5 जा, यानी कि माइनस का 5 अपॉन √2। इतना ही छोड़ दो, बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर बात, ठीक है। अब ये फर्दर रेशनलाइजेशन करोगे तो ठीक है, √2 पर चला जाएगा, ओके नो प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब ये है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सेम इसी तरीके से आप जरा थर्ड वाले को ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और प्लीज़ से ट्राई करो। देखो ट्राई कर लिया, अगर ट्राई आपने किया होगा तो यहाँ से जो d की वैल्यू है ना वो 0 मिलेगी। मैंने क्या बताया कि अगर d की वैल्यू अगर 0 मिल रही है दैट मीन्स तभी भी हमारा रूट्स क्या है, इक्वल है, रूट्स हमारा रियल है एंड इक्वल है। इक्वल कहने का मतलब है कि x की दोनों वैल्यू सेम आएगी, ओके।
सो क्या हो जाएगी, जब आप इसको फर्दर जब क्वाड्रेटिक अपना जो फॉर्मूला लगाओगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 1/√2। तो ध्यान रखना, और दोनों ही, क्योंकि अगर एक √2 अपन 1/√2 है तो दोनों ही क्या होंगी फिर 1/√2 होंगी। दैट्स इट। क्लियर बात? इस बात को ध्यान रखने वाली बात है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस टाइप का देखो एक और हमारे पास क्वेश्चन है। क्या करना है, कुछ नहीं। अब अगर कहो कि सर हमें ऐसा क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं देख रहे हो। देखो 1/x-3, ठीक है, 1/x-3 - 1/x+5 = 1/6। क्या हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन लगाए नहीं हैं? बिल्कुल लगाए। यानी कि पहले हम इसे क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करके एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हम इसे सॉल्व करेंगे और एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को पॉज करके इसे ट्राई करो। पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। देखो अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो जरा यहाँ पे अपना चेक पॉइंट चेक कर लो। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये बनना चाहिए। बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो देखो गड़बड़ी कहाँ कर रहे हो। दूसरी बात, जब आप डी की वैल्यू निकालोगे तो जो डी की वैल्यू आएगी वो इतनी आनी चाहिए, ये आपका चेक पॉइंट होना चाहिए। फिर फाइनली जो आप अगर, क्योंकि अब हमारा जो डी है ना वो क्या है, वो 0 से बड़ा है, हम लिख देंगे कि सिंस डी इज ग्रेटर देन 0 सो इसके रूट्स पॉसिबल होंगे। सो √x तो एक वैल्यू आएगी आपकी 7 और एक वैल्यू आएगी -9। मैच कर लो और इसको अपने कॉपी में अच्छे से सॉल्व कर लो। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखो ये जो 11 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल है, देखो रियल एंड इक्वल का मतलब सीधा सीधा आपको क्या कर लेना है, d = 0 कर लेना है। और जैसे ही आप जब d = 0 करोगे तो वहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो जरा देखो सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि रियल एंड इक्वल है। सो हमें पता है कि रियल एंड इक्वल के लिए हम जानते हैं कि d = क्या होता है, 0 हो जाता है। तो सर देखो सीधी सी बात, पहले तो आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए। ये आपका a हो जाएगा, ये जो वैल्यू है पूरी ये माइनस के साथ ना, ये आपका हो जाएगा b। बात समझ आ रही है क्या? तो मेरी बात एक बार जरा ध्यान सुन लो। p = कितना हो जाएगा, -2 × k - 1 और एंड c = 1। c = कितना हो जाएगा, 1। सो रख देते हैं d = हम जानते हैं क्या होता है, b² - 4ac। और हमें पता है कि इस b² - 4ac की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। तो ठीक है, रखते हैं b की वैल्यू। b की वैल्यू देखो कितनी है, तो अब जरा ध्यान से देखना, b ये -2 और k - 1 पूरे का होल स्क्वायर करोगे, बस यहीं पर बच्चे हो जाते हैं कन्फ्यूज़। बहुत आसान है, जरा समझ लो ध्यान से। k - 1 का होल स्क्वायर किया और इसका नहीं, इस पूरे का होल स्क्वायर किया। ठीक है, फिर माइनस लगाया, 4 × a की वैल्यू रख दी मैंने कितनी, k + 1, और भूलना नहीं है ब्रैकेट के साथ रखना है। ओके, k + 1 × c की वैल्यू तो बनी है, कोई दिक्कत नहीं है, = 0। अब देखो इस -2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये तो 4 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका k - 1 का होल स्क्वायर। एक गलती यहाँ पर भी आप लोग कर सकते हो। फिर देखो इसका हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते रहें तो ये हो जाएगा -4k और -4 = 0। सो फाइनली क्या हमें मिल जाएगा, हम 4 को 4 छोड़ दे रहे हैं और k - 1 का होल स्क्वायर, तो बोले तो k² + 1 - 2k हो जाएगा, -4k और -4 = 0। सॉल्व करते हैं, 4k² + 4 -8k -4k और -4 = 0। सो फाइनली देखो 4k² और कहीं तो है नहीं, तो 4k² एज इट इज लिख दिया मैंने। फिर -8k -4k, माइनस का 12k हो जाएगा और +4 -4, ठीक है, = क्या, 0 मिल जाएगा। सो यहाँ से 4k को हम ले लेते हैं कॉमन, तो k - 3 = 0। इफ़ 4k = ये वाली k एक बार हम 0 के इक्वल रख देते हैं। सो k = क्या मिलेगा, 0, यानी कि एक वैल्यू k की 0 मिली। इफ़ k - 3 = 0, सो k = 3। तो k की दो वैल्यू मिल रही है, k = 0, k = 0। देखो k = 0 भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ जब यहाँ पे 0 रखोगे तो ऑब्वियस बात है हमारा ये इक्वेशन x² में ही रहेगा, है ना। तो k = 0 और k = 3, ये आपके फाइनल दो आंसर आएंगे, k = 0 और k = 3। ठीक है, फाइनल आंसर। तो इसी तरीके से अगर हम कहें कि इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जरा वीडियो को पॉज करके बारी बारी से पहले क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करो। हम इसका आपको आंसर भी बताएंगे, पहले ट्राई तो करो। ओके, देखो जरा मैच कर लो। अगर आप कहीं गलती कर रहे होगे तो पहली बात तो a की वैल्यू आपको 1 यहाँ से बतानी पड़ेगी। b की वैल्यू देखो ध्यान रखना कि -2 और ये पूरा, क्योंकि हम b = क्या लेते हैं, तो जो x का कोफिशिएंट होता है, तो x को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें, ठीक है ना। और c तो पूरा का पूरा आपका ये हो जाएगा। अब देखो d = 0, दैट मीन्स b² - 4ac = 0, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी है, 2 का स्क्वायर कर दिया, 4 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। फिर मैंने इसमें होल स्क्वायर लगा दिया माइनस। अब एक बात यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ से देखो मैंने
7 और 4 का मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने 4 को एज इट इज छोड़ दिया और 7 का मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। बात को समझना ज़रा क्यों ऐसा। फ़ायदा देखो होगा क्या कि यहाँ से 4 और यहाँ से 4 देखो हो गया कॉमन, तो मैंने 4 को कॉमन ले लिया, बाकी की जो चीज़ें बची ये एज इट इज़ मैंने लिख दिया और यहाँ पे माइनस, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो सिंबल बदल जाएगा। 4 को इधर भेज दिया, 4 इधर चला गया तो हो गया 0। बाकी इसको मैंने सॉल्व करके लिख लिया। ध्यान रखना ये आपका चेक पॉइंट है कि आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ही नहीं। अब आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से k की वैल्यू निकालोगे, तो मल्टीप्लाई करने पर 9 इंटू 2 80 180, यहाँ से देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पर 180, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 8। तो क्या करेंगे हम इस 180 का फैक्टराइजेशन करेंगे इस तरीके से, ठीक है। जब आप फैक्टराइजेशन करोगे तो इसमें आपको दो वैल्यू मिलेगी, 180 लाना है तो दैट मीन्स और 8 लाना है, तो आपको मिल जाएगा 10 और 8 मिल जाएगा। 10 इंटू 8 कितना हो जाएगा 180, और 10 में से 8 को एक मिनट गड़बड़ हो जाएगा। 10 180 तो आ जा रहा है, लेकिन हमें गड़बड़ है, नहीं हो पाएगा। ओके फैक्टराइजेशन करना ही पड़ेगा, यहाँ तो 2 बचेगा ना। अच्छा अगर हम मान लो 18 और 10 ले ले तो ठीक है, अब सही है। 18 और 10 ले लो तो क्या होगा, काम चल जाएगा बिल्कुल। यानी कि आपको दो नंबर मिल गए 18 और 10। 18 को आप रखोगे माइनस में, 10 को आप रखोगे पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर x लगा लेना है, x लगा लेना है, सॉरी k लगा लेना है, की x नहीं। सो देखो फाइनली आपका क्या मिल जाएगा 9k² और माइनस का 18k और प्लस का 10k और माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली यहाँ से 9 ले लेते हैं कॉमन, तो बचेगा k माइनस 9 टू द 18 2, प्लस यहाँ से 10 ले लेते हैं कॉमन, क्या बचेगा k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। समझ बात आ गई, यानी कि k माइनस 2 एक साथ एक ब्रैकेट में और 9k प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सो अगर हम इफ़ करते हैं k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2। अगर हम करते हैं इफ़ 9k प्लस 10 इज इक्वल टू 0 देन 9k इज इक्वल टू माइनस 10, सो k इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 9, यानी कि k की आपको दो वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर बात, ये आपका इस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है। अब इसी तरीके से आई होप कि दूसरे वाले अपने क्वेश्चन को भी, तीसरे वाले क्वेश्चन को भी आपने सॉल्व किया होगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, कोशिश करो गलती नहीं करने की, ठीक है। ट्राई कर रहे हो, चलो देखो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन नंबर 3 को आप जब सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 को जब आप सॉल्व करोगे, तो इसमें आप जब सॉल्व कर रहे होगे तो इसमें जो k की वैल्यू आएगी ना, वो आपको मिलेगी, एक मिनट, इसमें k की वैल्यू या तो आपको 12 मिलेगी या k की वैल्यू मिलेगी 14, ठीक है, दोनों। ओके बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो ये जो 4th क्वेश्चन है ना, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो सबसे पहले तो हम इसे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, मतलब हम यहाँ से पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा kx² और माइनस 2 √5 kx हो जाएगा ना, और प्लस 10। अब हमारा ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू कंपैरिजन करी k आई, b की वैल्यू कंपैरिजन करी माइनस का 2 √5 k आ गया, एंड c की वैल्यू कंपैरिजन करी तो 10 आ गया। फाइनली रखते हैं अपने हम इसको अपने इक्वेशन में, मतलब अपने क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी है, सो हम कहेंगे d इज इक्वल टू 0, सो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इट मीन्स b बोले तो माइनस 2 √5 k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a बोले तो k इंटू c बोले तो 10 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5k² माइनस 4k प्लस इंटू 40 हो जाएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40k इक्वल टू 0। सो देखो अगर हम यहाँ से ना रहने तो अगर हम इसको 4 इंटू 10 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है, ये हो जाएगा आपका 20k² माइनस 40k इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से देखो 20k साफ साफ देख के कॉमन, क्या बचेगा k माइनस 2k, k माइनस 2 केवल बचेगा, k तो नहीं बचेगा, इज इक्वल टू 0। इफ़ कहेंगे कि 20k इज इक्वल टू 0 देन k इज इक्वल टू 0। इफ़ कहेंगे k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन k इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसके दो आंसर आएंगे, k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू। आई होप की बात आपको समझ में आई। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट और बढ़िया सा क्वेश्चन है। कहते हैं कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये आपका एक इक्वेशन दे रखा है, कह रहे हैं कि इसके जो रूट्स हैं ना वो रियल एंड अनइक्वल है। ओके ठीक है, चलो रियल एंड इक्वल याद रखना, रियल भी है और अनइक्वल भी है, दैट मीन्स ठीक है हम d इज इक्वल टू 0 लेकर के चल सकते हैं। प्रूव दैट द इक्वेशन, मतलब ये जो इक्वेशन है फिर तो कह रहा है कि इसके
जो रूट्स होंगे वो कोई रियल रूट्स नहीं होगा। बात समझ में आएगी? इसके जो रूट्स होंगे वो रियल रूट नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं, मेरी बात जरा समझना। ये जो हमारे पास दिया है ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 12। ओके, सो 12 की हम बात कर रहे हैं। सिंस इसके रूट्स क्या है? रियल एंड अनइक्वल है, तो ठीक है, हम पहले यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम कहेंगे कि फ्रॉम हमारा ये जो हम मान लेते हैं इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर हम यहाँ से देखो डी की अगर वैल्यू निकालें, इसे मान लेते हैं D1 मान लेते हैं, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा मान लो सेकेंड होगा, तो यहाँ से हमें D2 मिलेगा। ठीक है, एक मिनट, ये कुछ मिसिंग है यहाँ पर। तो देखो कितना आ जाएगा, D इक्वल टू क्या होता है? B² - 4AC। ठीक है, तो अभी हम D1 दैट मीन्स हम यहाँ से ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कितना, A की वैल्यू 1 है, तो B इक्वल टू कितना है? देखो ये आपका है 2C। ठीक है ना, तो 2C का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू A की जगह तो 1 रखेंगे, इंटू C की जगह देखो हम लोग क्या रखेंगे? AB। बात समझ में आ रही है? तो क्या हो जाएगा ये आपका AB। सो क्या मिल जाएगा? सो 4C स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4C स्क्वायर माइनस 4AB। ठीक है ना। और ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से 4 को चाहो तो कॉमन भी ले सकते हैं। क्या बचेगा? C² माइनस AB। ओके, ये आपका मिला D1। ठीक है, ओके। तो अब देखो सिमिलरली हम अब इसी तरीके से हम इक्वेशन सेकेंड का यूज़ करके क्या कर लेते हैं? D2 निकाल लेते हैं। एंड D2 अगर हम निकालें तो देखो क्या कहेंगे? सेम वही B² - 4AC कहेंगे। तो D2 तो B बोले तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या है? B है। दैट मीन्स -2A + B का इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू A हमारे पास कितना है? 1 है, इंटू C, ये पूरा हमारा C है, ध्यान से सुनना, ये पूरा C है। बोले तो A² + B² + 2C²। ठीक है, इज इक्वल टू क्या? कुछ नहीं। अच्छा, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, कितना मिल जाएगा? 4, और ये मिल जाएगा A + B का होल स्क्वायर -4, और ये हो जाएगा A² + B² + 2C²। है ना। यहाँ से देखो 4 को कॉमन ले लो, तो 4 को कॉमन ले लेंगे, देखो क्या बचेगा? A² + B² + 2AB माइनस A² - B² - 2C²। इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा? A² कैंसिल आउट हो जाएगा, B² भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2AB और -2C²। तो 2AB - 2C²। ठीक है, फिर से देखो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें यहाँ पर 2 यहाँ से कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा? AB ऐसा करते हैं ना, देखो यहाँ से हम -2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये -8 हो जाएगा। और अब ये जो हमारा जो अंदर की तरफ जो पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव में, और ये जो नेगेटिव में हो जाएगा पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा C²। क्या हो जाएगा? C² - AB। ठीक है ना। इसे मान लेते हैं हम लोग, ये तो हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड था। तो इक्वेशन फर्स्ट से हमें मिला इक्वेशन नंबर थर्ड, और ये हमें मिला इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब ज़रा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ये कहता है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल एंड अनइक्वल हैं। रियल एंड अनइक्वल का मतलब समझते हो? रियल एंड अनइक्वल का मतलब होता है कि D इज़ रियल एंड अनइक्वल, 0 > 0। ठीक है ना। ये पहले के अकॉर्डिंग कह रहा है कि फ्रॉम फर्स्ट से अगर हम बात करें, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम बात करें, तो हमें पता चल रहा है कि जो D1 है वो > 0 है। ओके, अब समझना जरा, D1 क्या है? > 0 है। अच्छा, अब हमें ये प्रूव करना है। देखो अगर तुम ध्यान से अगर देख रहे हो तो देखो यहाँ पर क्या है? C² - AB है, यहाँ पर भी C² - AB है। ठीक है ना। तो अगर हम इस इक्वेशन सेकेंड में, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि D1 इज़ > 4C² - AB। ठीक है, अब ज़रा समझना। अब देखो यहाँ पर अगर हम मतलब यहाँ पर ये आपका वो हो जाएगा, मतलब D1 की हम वैल्यू रख देते हैं। तो D1 देखो हमें कितना पता है? D1 हमें ये पता है ना, तो हम कहेंगे कि 4C² - AB इज़ > 0। देखो क्या हो, अगर हम बोथ साइड देखो हमें यहाँ पे -8 लाना है। सोचो इसको आप -8 कैसे बना सकते हो? तो अगर हम बोथ साइड -2 का अगर मल्टीप्लाई कर दें, -2 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, तो ज़रा देखो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -8, और ये हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा -AB। अब जब देखो ज़रा बात को समझना, अभी ये 0 था, लेकिन जब अभी ये जो हमारी वैल्यू थी ना, ये हमारी 0 से बड़ी थी, क्योंकि अभी ये देखो पॉजिटिव में है। लेकिन जब आपने -8 का जब मल्टीप्लाई किया तो देखो ये तो हमारा 0 ही रहेगा, लेकिन अब ये इधर वाली जो वैल्यू है ना, ये छोटी हो जाएगी 0 से। तो हमारा जो सिंबल है ना, समझना ज़रा ध्यान से, वो अब इस तरफ लग जाएगा।
ये बात बताओ, अगर समझ में आती तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ज़रा इमेजिन करो कि भाई ये तो माइनस में आ गया ना, ये पूरा माइनस में आ गया, तो माइनस में आ गया तो फिर 0 से तो छोटा ही हो जाएगा ना, ठीक है ना। और अगर देखो ध्यान से तो इक्वेशन 4 से देखो, इक्वेशन 4 से ज़रा देखो, इक्वेशन 4 से इसकी वैल्यू किसके बराबर है, d2 के बराबर है, तो इसके जगह पर हम d2 रख सकते हैं क्या, और d2 इज़ लेस देन 0। तो हमें यही तो दिखाना था, हमें यही तो दिखाना था कि जो d2 है, मतलब कि जो इक्वेशन सेकेंड है, ये हैज़ नो रियल रूट, इसका कोई रियल रूट नहीं है। दैट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका जो डी आया है वो 0 से छोटा है, दैट मीन्स इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं है। बात समझ में आ गई? ये आपका क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ करके अच्छे से दोबारा प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ये पूरा एक इक्वेशन है, ठीक है। कह रहा है कि इसके जो रूट्स है ना वो इक्वल है, देन प्रूव करो, अगर इक्वल है तो प्रूव करो, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो देखो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी लाना ना, तो देखो हमारे पास ये इक्वेशन है, ओके। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से a की वैल्यू कितनी होगी, b माइनस सी होगी, फिर यहाँ से b की वैल्यू कितनी होगी, c माइनस a होगी, और यहाँ पर c की वैल्यू कितनी होगी, a माइनस b होगी। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, सिंस इक्वल है तो हम जानते हैं d इज इक्वल टू नॉट डी स्क्वायर, डी इज इक्वल टू 0। सो हमें पता है डी की वैल्यू कितनी होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सो वैल्यू रखते हैं डी की वैल्यू देखो हमें कितनी रखनी, मतलब सॉरी बी हमें कितना रखना है, c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमें रखना है b माइनस सी इंटू सी हमें रखना है a माइनस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक मिनट, हमें लाना क्या है, हमें लाना है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, यहाँ पर जरा लिख लेते हैं 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ये हमें प्रूव करना है, ओके। चलो जरा देखो, तो अगर ध्यान से देखो तो c माइनस ए का होल स्क्वायर, हम इसको होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पर ब्रेक करते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca हो जाएगा ना। अब देखो माइनस 4 को फिलहाल रहने देते हैं, हम इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो b a ये कितना हो जाएगा, a b, फिर इसका इसके साथ तो माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। ऐसा कर दो 4 लगा ही दो सब में ना, क्या दिक्कत है, 4 लगा ही देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर इसका इसके साथ तो माइनस सी ए, एक मिनट यार सिंबल भी तो बदलना है ना, ये माइनस, ये ऐसा करो ज़्यादा हैवी हो जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, हम -4 रहने देते हैं, हम कर देते हैं ए बी इसका इसके साथ, फिर बी का बी के साथ तो माइनस का बी स्क्वायर, फिर सी का ए के साथ तो माइनस का ए सी, फिर माइनस सी का माइनस बी के साथ तो प्लस का बी सी, ठीक है। इज इक्वल टू 0, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac या 2ca जो भी बोलो, फिर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4ab और प्लस 4b स्क्वायर, और फिर इसका इसके साथ तो प्लस का 4ac, फिर इसका इसके साथ हो जाएगा तो माइनस का 4bc इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो हमें लाना है 2b और a प्लस सी का होल स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से अगर देख रहे हो, ध्यान से अगर आप देखो तो आपका ना ये फॉर्मूला बन रहा है, पता है किसका फॉर्मूला बन रहा है, सुनना मेरी बात को, ये बन रहा है फॉर्मूला आपका a प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ज़रा देखना कैसे, देखो पहली बात a स्क्वायर तो ठीक है, a स्क्वायर है, b स्क्वायर बट बी स्क्वायर के जहाँ पर 2b का होल स्क्वायर है, तो मेरी बात जरा समझो, हम इसको क्या बना रहे हैं, हम इसको बना रहे हैं क्या, ए स्क्वायर यहाँ पर दिखा, ठीक है जी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी को हम ऐसे लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, बोलो बात बराबर है, ठीक है। फिर प्लस सी स्क्वायर दिखा, सी स्क्वायर दिखा, ठीक है ना। फिर देखो क्या होता है, प्लस 2ab तो 2 इंटू ए की जगह यही रखेंगे, बी की जगह रख देंगे 2b, बात समझ आती कि नहीं आती है ना। तो देखो 4ab देखो यहाँ मिल रहा है ना, यानी कि ये वाला टर्म हो गया। लेकिन कहोगे सर माइनस में, कोई बात नहीं, माइनस का भी टेंशन बाद में लेंगे, पहले तो सॉल्व करो। फिर देखो क्या होता है 2bc, तो 2 इंटू बी हमारे पास कितना है, 2b है, इंटू सी हमारे पास ही है, देखो तो 4bc देखो कहाँ मैच कर रहा है, 4bc यहाँ पे। फिर कहोगे सर ये तो माइनस में, आपने तो प्लस में रखा है, डोंट वरी, टेंशन अभी मत लो, ठीक है। फिर क्या होता है प्लस 2ca, तो 2 इंटू सी हमारे पास देखो कितना सी ही है, इंटू ए हमारे पास तो ए ही है, तो 2ca, तो ज़रा देखो 2ca, एक मिनट, ये 2ac है और ये 2ac है, तो दोनों मिल करके हम इन दोनों की जगह, ध्यान से मेरी बात जरा सुनना, इन दोनों की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या, प्लस 2ac, बात समझ में आ रही क्या, 2ac, ठीक है ना। एक स्टेप आपका और बढ़ेगा तो ये आ जाएगा 2ac, तो जरा देखो है तो 2ac, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब लेकिन सवाल है कि सर यहाँ पर तो हमारे पास माइनस में, आपने सर यहाँ पर प्लस में लगा दिया, इसका मतलब है कि a b या c तीनों में से कोई एक माइनस में है। सवाल है कौन सा वो माइनस में होगा, तो देखो कैसे पता करते हैं,
तो देखो हमारे पास यहाँ पर 2ab है, 2ab कहाँ पर है, ये देखो 4ab, तो ये देखो ये माइनस में, इसका मतलब या तो a माइनस में होगा या तो b माइनस में होगा, दोनों में से कोई एक माइनस में होगा, तभी ये कैसा आ रहा है, माइनस में। अब जरा 2bc वाले में आओ, तो 2bc में पता चला हमें यहाँ पर 4bc है, तो यहाँ पर भी माइनस में। अच्छा देखो a तो माइनस में, अगर a माइनस में होता तो फिर b तो माइनस में नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर b माइनस में हो गया। इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि b हमारा कैसे है, माइनस में है, b हमारा कैसे है, माइनस में है। तो जहाँ जहाँ भी 2b है वहाँ पर हम माइनस b लगा देंगे, माइनस का 2b कर देंगे। इसका मतलब तो हमारा जो फॉर्मूला है ना वो देखो क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बात बताओ समझ में आ रही है? ठीक है, बात क्लियर हो गई, यानी कि ये जो है वो फाइनली कन्वर्ट हो गया इसमें, बात समझ में आ गई ना। सो स्क्वायरिंग हम हटा देते हैं बोथ साइड, तो देखो क्या मिल जाएगा, a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0, b को इधर भेज दो, सो a प्लस c इज इक्वल टू 2b, और यही तो हमें लाना था, यही तो हमें लाना था, a प्लस c इज इक्वल टू 2b, दैट प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई, क्लियर है बात? ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, द सम ऑफ द टू नंबर इज 15, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर समझ लोगे तो इक्वेशन बना लोगे, और गणित समझ पाए तो फिर इक्वेशन नहीं बन पाएंगे। तो जरा समझना, देखो क्या कहता है कि हमारे पास दो नंबर हैं जिनका सम 15 है। तो देखो लेट कर लेते हैं ना कि जो फर्स्ट नंबर है वो x है एंड सेकेंड नंबर जो है वो y है, तो इसका मतलब है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे x को रखो या y को रखो, ठीक है। तो अगर मान लो कि अगर आप फर्स्ट नंबर x को रखना चाहते हो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यानी कि y इज इक्वल हो जाएगा 15 माइनस x, तो बोले तो यही हमारा क्या होगा, सेकेंड नंबर होगा, यानी कि y रखो या y की जगह 15 माइनस x रखो, दोनों बात बराबर है। ओके, फिर कहता है कि द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। अब देखो पहला नंबर आपको पता चला, तो इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन एक्स, फिर इसका भी रेसिप्रोकल यानी कि 1 अपॉन 15 माइनस एक्स। कहता है कि इसका सम, इनके रेसिप्रोकल का क्या सम इज इक्वल टू कितना आता है, इज 3 अपॉन 10 है, इज इक्वल टू 3 अपॉन 10। तो ठीक है, हम यहाँ से देखो क्या हम इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं समझे हैं क्या, नहीं सीखे हैं? मेरी बात ज़रा बताओ, मेरी बात की जरा आप जरा आंसर दो मेरी बातों का, कि हम क्या इन सब चीज़ों को सॉल्व करना सीखें ना? बिल्कुल सीखें, अगर सीखें तो फिर क्या दिक्कत है, वही तो क्वेश्चन है जो हम लोग अभी पीछे पढ़ करके आ रहे हैं। तो चलो अपना चेक पॉइंट जरा चेक कर लेना, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो फाइनल इक्वेशन बनेगा वो आपका बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x और प्लस 50 इज इक्वल टू 0। ये बनना चाहिए, अगर ये बन रहा है दैट मीन्स आप सही ट्रैक पर हो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो। फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू एक बार मिलेगी आपको 10 और x की वैल्यू मिलेगी 5। ओके, बात समझ में आ गई, क्लियर है? मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस टाइप के भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग जनरली सीखे हैं, बस हम लोग ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़े थे, अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। तो जरा ध्यान से सुनना कैसे करते हैं। कहता है 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। तो मैंने आपको सबसे पहली बात क्या बताई है कि सबसे पहले तो आपको अपने नंबर मानने होते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो वंस प्लेस का जो डिजिट है वो x है, और जो टेंस प्लेस का जो डिजिट है मान लो, ठीक है, टेंस प्लेस का डिजिट। अभी ये नहीं समझो कि सर ये तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर इसमें एक ही वेरिएबल चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो बताओ ये जरा नंबर कितना हो जाएगा, नंबर हो जाएगा देखो क्या 10y प्लस x। अब समझना, अब यहाँ से हम लोग हेल्प लेंगे, कहता है कि सच दैट द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाइड है ना, कितना 18 है, यानी कि अगर हम उनके डिजिट का अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट मीन्स इसका मतलब हुआ कि x इंटू वाई कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, 18 मिल रहा है। अब आप चाहो यहाँ से किसी एक की वैल्यू को रिप्लेस कर दो, ठीक है, या तो आप चाहो तो अगर अपना इक्वेशन x में रखना चाहते हो या y में रखना चाहते हो, आपकी मर्जी। तो मान लो कि हम अपना इक्वेशन y में रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ से वंस डिजिट हमने x माना है तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 अपॉन x, ठीक है। या फिर अगर हम यहाँ से x को रिप्लेस करना चाहें तो ये हो जाएगा 18 अपॉन, कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो देखो अब नया नंबर क्या मिलेगा, मतलब नंबर हमारा वही रहेगा, बस हमें यहाँ से x की वैल्यू को रिप्लेस कर देनी है। तो ये 10y तो 10y ही रहेगा, 10y तो 10y ही रहेगा, प्लस x की जगह हो जाएगा 18 अपॉन y। ये आपका फाइनल नंबर होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, मतलब आपका ये नंबर है ना, तो इसमें से आप 63 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है भाई। तो क्या मिलेगा, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, डिजिट अपने ऐसा करने से एक नया नंबर मिलता है, और वो नया नंबर कैसा है, यानी कि जस्ट ऐसा है, जस्ट लाइक अपने उस नंबर के डिजिट को इंटरचेंज कर दो। कितना माइनस करने पर, 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। चलो ठीक है, हमारे पास नंबर क्या है 10y, फिर से अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन कर रहे हैं, प्लस
18 अपॉन वाई, 63 को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो ऐसा करने से हमें नया नंबर मिला। तो न्यू नंबर क्या मिलेगा ज़रा समझना, हमें मिलेगा 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। बात समझ में आ रही क्या, 10x प्लस वाई। देखो फिर से हमारा ये जो इक्वेशन है, हम चाहते हैं कि हमारा इक्वेशन वाई में रहे, हमारा इक्वेशन किस में रहे, वाई में रहे। तो देखो हम फिर से यहाँ से x की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। तो फाइनली देखो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 10y प्लस 18 अपॉन वाई माइनस 63 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स की वैल्यू रख देते हैं 18 अपॉन वाई प्लस वाई। आगे बात समझ में। अब देखो क्या हो जाएगा, सब इधर अपॉन में कुछ नहीं तो 1, इधर अपॉन में कुछ नहीं तो 1, है ना। ये तो हम क्या कर दें, यहाँ पर y का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी y का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10y स्क्वायर प्लस 18 और माइनस 63y अपॉन में क्या हो जाएगा y, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ देखो ये हो जाएगा 180 अपॉन में y तो है ही दोनों की, इसके अपॉन में नहीं है y, तो ऊपर नीचे फिर से y का मल्टीप्लाई कर दो तो y स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा y। ये देखो ये y से y कैंसिल आउट हो गया। सो फाइनली हमारे पास क्या बचा, 10y स्क्वायर प्लस का 18 माइनस का 63y, इसको भी हम इधर ले आते हैं माइनस 180 और माइनस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये देखो 10y स्क्वायर, ये y स्क्वायर कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर, ठीक है। ये देखो 63y, तो माइनस का 63y तो एज इट इज़ रहेगा। बात समझ में आ रही है। फिर देखो इसको हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हमारा ये प्लस में है, ये माइनस में, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस बचेगा, कितना हो जाएगा 162, ठीक है ना, 160। समझ में आ गई। अच्छा अब अगर ध्यान से देखो तो क्या यहाँ से हमारा 9 कॉमन हो सकता है, ठीक है ना, बिल्कुल। यहाँ से हमारा जो 162 है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से हम 9 को ले लेते हैं कॉमन, जिससे हमारा इक्वेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। तो y स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 9 7 जा 63, 7y और माइनस 9 1 जा, और ये कितना बचेगा 72, 9 8 जा 72 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली हमें इक्वेशन क्या मिला, y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। आई होप कि अब इसके बाद तो आप कर ही लोगे, मल्टीप्लाई करने पर 18 माइनस का एड सब्ट्रैक्ट करने पर कितना 7, तो आप क्या ले लोगे नंबर 9 और 2 ले लोगे, ठीक है ना, 9 और 2, और 9 को आप रखोगे माइनस में, 2 को आप रखोगे पॉजिटिव। बात समझ में आ गई। तो जो x की यहाँ से जो y की वैल्यू में, जरा मेरी बात समझना, जो y की यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी ना, जब इसको सॉल्व करोगे तो एक मिलेगा 9 और एक मिलेगी y इज इक्वल टू -2। देखो ये जो 15 क्वेश्चन है, ये जो 16 क्वेश्चन है, ये भी कुछ ऐसा ही है, फाइंड द टू कॉन्सेक्यूटिव, कहता है फाइंड द टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। तो सीधी सी बात है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर, और इसमें ज़रूरी चीज़ टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड। अब यहाँ पर देखो बात समझने वाली है, अगर आपसे बोलता है कि आप ऑड कॉन्सेक्यूटिव मानो, कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि दो ऐसे लगातार नंबर, ठीक है, टू कॉन्सेक्यूटिव मतलब दो लगातार। देखो अगर ऑड बोलता है तो आप एक मानोगे x और दूसरा मानोगे, अगर आपने x माना है तो दूसरा आपको मानना पड़ेगा एक इसको छोड़ करके, दैट मीन्स x प्लस 2। बात समझ आ रही है। लेकिन अगर यही मान लो अगर इवन बोलता, क्या बोलता, इवन बोलता, तो अगर हम पहला x मान रहे हैं तो इवन के लिए भी हमें x प्लस 2 ही लेना पड़ता। ये बात बहुत ज़रूरी है, वो चाहे आपसे ऑड बोले चाहे इवन कॉन्सेक्यूटिव, तो आपको एक छोड़ करके ही दूसरा लेना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है क्या। एग्जांपल के तौर पे आपने अगर 4 लिया इवन, तो दूसरा इवन क्या होगा 6 होगा, तो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, आप इस 4 में 2 ही तो ऐड कर रहे हो। या मान लो कि आपने एक एग्जाम्पल लिया 5 का, तो इसके जस्ट कॉन्सेक्यूटिव दूसरा ऑड क्या होगा 7 होगा, तो कैसे किया, तो 5 प्लस 2 ही तो करोगे। बात समझ में आई, ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है। तो वही चीज़, यानी कि अगर आप x मान रहे हो तो दूसरा आपको नंबर क्या मानना पड़ेगा x प्लस 2। फिर कहता है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, मतलब कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो ये मतलब कह रहा है कि ये 290 के इक्वल आ जाना चाहिए, ऐसा ये बोल रहा है। ओके, तो क्या लग रहा है, देखो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। फाइनल जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका जो इक्वेशन बनेगा वो जरा देख लो, आपका कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 143 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। ऐड कर मल्टीप्लाई करने पर 143, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर, है ना। तो इसको आपको 2 नंबर मिल जाएंगे 13 और 11। सॉल्व कर लोगे। सो फाइनली जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी 11, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 11 मिल जाएगी। ओके, एक और रहेगा 13 भी रहेगा, है ना, 2 नंबर आपके मिल जाएंगे यहाँ से। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब ये जो 17 क्वेश्चन है ना आपके इस पेपर का, इस PDF का, तो ये कहता है कि जो डेनोमिनेटर जो है
फ्रैक्शन, अब देखो फ्रैक्शन के लिए पहले तो समझ लो जरा, फ्रैक्शन के लिए ना आपको चाहिए एक न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर को मान लेते हैं x और डेनोमिनेटर को मान लेते हैं y। लेकिन अब हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स तो है नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली देखना खुद ब खुद ये क्वाड्रेटिक में बदल जाए। कैसे? तो जनरली अभी आपका जो फ्रैक्शन होगा जरा समझो, वो कितना होगा, वो हो जाएगा x अपॉन वाई। लेकिन कह रहे हैं ना कि जो डेनोमिनेटर है, दैट मीन्स जो y है ऑफ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, 1 मोर है ट्वाइस द न्यूमरेटर। अच्छा, मतलब कि अगर हम न्यूमरेटर को ट्वाइस करते हैं, दैट मीन्स 2x करते हैं, और फिर हम इसका डेनोमिनेटर से कंपैरिजन करते हैं, तो अभी भी डेनोमिनेटर हमारा 1 ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अगर 1 ज़्यादा है तो हमें बराबर करने के लिए न्यूमरेटर को 1 ज़्यादा करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। यानी कि अगर आपने न्यूमरेटर अगर x माना है, यानी कि जो डेनोमिनेटर दैट मीन्स जो y है, आपको क्या मानना पड़ेगा, 2x + 1। नाउ तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा ना, देखो कितना हो जाएगा, x की जगह x रख दो, y की जगह रख दो 2x + 1। बात समझ में आ गई? ये आपका मेन फ्रैक्शन है, दैट मीन्स आप जो भी वैल्यू निकालोगे इसमें x में यहाँ पर वैल्यू रखोगे, यही आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब कह रहा है क्या, ये पहला स्टेटमेंट, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। अब जरा बात को समझना, सम ऑफ द फ्रैक्शन, तो सम, भाई सम में हम दो चीज़ों को करते हैं ना, तो सम किसका, फ्रैक्शन का। तो भाई हमारा एक फ्रैक्शन तो x अपॉन 2x + 1 है, प्लस इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल आप जरा लोगे तो क्या मिलेगा, 2x + 1 अपॉन x इज इक्वल टू कितना आता है, 2 होल 16 अपॉन 21। दैट्स इट, ठीक है। अब बस आपको इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं, पहले तो इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इधर कितना हो जाएगा x² प्लस इधर हो जाएगा 2x + 1 का, देखो 2 बार है तो 2x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अपॉन में कितना हो जाएगा, x × 2x + 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो 21 × 2 कितना हो जाएगा, 42 प्लस 16, 42 और 16 तो कितना हो जाएगा, 8 और 5 58, तो 58 अपॉन 21। क्या करना है, पहले तो हम इधर वाली को सॉल्व करेंगे, इधर इस वाली चीज़ों को। तो देखो कितना हो जाएगा, x², इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस का 1 प्लस का 4x अपॉन 2x² और प्लस x इज इक्वल टू 58 अपॉन 21। कुछ अगर सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करो, मतलब जैसे ये x² ये 4x², तो ये हो जाएगा आपका 5x² प्लस 4x और प्लस 1 अपॉन 2x² प्लस x इज इक्वल टू 58 अपॉन 21। ये थोड़ा सा लेंदी है, मतलब थोड़ा सा बड़ा जा रहा है, तो फिर से भाई हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इस तरफ कर देते हैं, इसका इस तरफ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास 221, 5x² प्लस का 4x प्लस का 1 और इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 58 और इधर हो जाएगा 2x² प्लस का x। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करो, तो फाइनली देखो, अब इतना नहीं, अब वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो। तो फाइनल जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, मेरी बात जरा ध्यान सुन लो, वो आपका ये बनना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आपकी कॉमन भी हो जाएंगी, कॉमन लेकर के कट भी करोगे, तो आपका जो फाइनल जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 11x² - 26x - 21 इज इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व करो। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर फाइनली x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3 और एक वैल्यू मिलेगी -7/11। अब देखो, तो भाई हमारा तो जो x है ना वो तो पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा हो जाएगा इनवैलिड, ये वाली जो वैल्यू है वो इनवैलिड हो जाएगी, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3। सो फाइनली हमारा जो फ्रैक्शन होगा, यहाँ से देख लो फ्रैक्शन का आंसर क्या आएगा, क्योंकि हमारा फ्रैक्शन हमारा ये है, सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, जब इसमें रख दोगे तो फाइनली आपको मिल जाएगा कितना, 3/7। बात समझ में आ गई, क्लियर है बात, ध्यान रखना, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या कहता है कि 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर, ध्यान सुनना, सम करना है किसका भाई, तो पहले तो स्क्वायर करो, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 इज 46। देखो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि पहले आपको 3 कॉन्सिक्यूटिव, अब यहाँ पे कोई भी ऑड इवन नहीं बोला, मेरी बात ज़रा ध्यान सुन लो, कोई भी ऑड इवन नहीं बोला है, तो आप फ्री हो। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो x है, सेकेंड नंबर हमारा जो होगा वो x + 1 हो जाएगा, और जो थर्ड नंबर हो जाएगा ना वो हो जाएगा x + 2। ये बात बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑड इवन नहीं बोला है तो हम कंटिन्यूसली मान लेंगे कॉन्सिक्यूटिव। ओके, अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ से ये वाली बात कहता है कि सच दैट द सम ऑफ, ठीक है भाई, सम करना है, किसका सम करना है, द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, तो ठीक है चलो फर्स्ट का तो आप स्क्वायर कर दो। ओके, अब बाकी इसमें किसको हम सम करें, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2, अदर 2 क्या है, ये तो है, दैट मीन्स x + 1 × x + 2।
42, बात समझ में आ गई। इज इक्वल टू ऐसा करने पर पूरा आंसर कितना आ जाता है 46। क्लियर बात। अब इसको आप सॉल्व करो। फाइनली जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका इक्वेशन बनेगा 2x² प्लस का 3x माइनस का 44 इज इक्वल टू 0। ये फाइनल इक्वेशन आपका बनना चाहिए। यहाँ से सॉल्व करोगे तो जो a की वैल्यू है, मतलब या सॉरी जो हमारी x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 4 1 मिनट 4 3 नहीं, यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 4, ठीक है ना। अब अगर x की वैल्यू मिल गई तो हमसे क्या पूछा है कि फाइंड द इंटीजर्स, मतलब ये समझ बात आ गई, सॉल्व कर लोगे। क्लियर बात। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है इस पीडीएफ का। कहता है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, वाटर स्टिल है मतलब शांत है। कहता है 8 किलोमीटर पर आवर है। इट कैन गो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर। ध्यान सुनना, दोनों को मिला करके 15 और 22 जब वो चल रहा है तो उसको दोनों को मिला करके 5 घंटे लग रहा है। ओके, तो लेट कर लेते हैं फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, और बोट की जो स्पीड है वो मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब एक बात याद रखनी है कि बोट तभी चल पाएगी जब बोट की स्पीड ज़्यादा हो, दैट मीन्स यहाँ पर y की वैल्यू x से बड़ी है। अब समझ रहा द स्पीड ऑफ बोट, अच्छा ठीक है, इन स्टिल वाटर। ओके ठीक है। तो बोट की स्पीड हमारी दे रखी है 8 किलोमीटर पर आवर, तो हमें यहाँ पे बोट की स्पीड मानने की जरूरत नहीं है। चलो अब देखो, कहता है कि जब वो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम चल रही, तो ध्यान से मेरी जरा बात सुनना। 15 किलोमीटर जब वो अप स्ट्रीम चल रही है तो अप स्ट्रीम हमें पता है ना कि अप स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। दैट मीन्स अप स्ट्रीम की जो स्पीड होगी बोट की वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 8 माइनस x किलोमीटर पर आवर। एंड डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाती है, वो ऐड हो जाती है, यानी कि 8 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ये बात क्लियर हो रही है। अच्छा अब देखो, तो दोनों मिलाकर के वो कितना चल रहा है, 5 घंटे में दोनों मिलाकर के ट्रैवलिंग, मतलब उसका समय लग रहा है 5 घंटे। 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो अगर मान लो हम 15 किलोमीटर अगर हम अप स्ट्रीम चलते हैं, ध्यान सुनना है ना, तो टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, तो हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलो तो डिस्टेंस कितनी है 15 अपॉन स्पीड, अप स्ट्रीम वाली स्पीड कितनी है 8 माइनस x, क्या रखेंगे यहाँ पर r। इसी तरीके से टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, तो कितना हो जाएगा, कितना चलना है उसको डाउन स्ट्रीम में 22, तो 22 अपॉन डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 8 प्लस x, ठीक है, ये r हो जाएगा। r यहाँ पर लिखना जरूरी है। अब दोनों को मिला करके देखो कितना समय लग रहा है 5 घंटे, तो ठीक है भाई कर दो। दैट मीन्स 15 अपॉन 8 माइनस x प्लस 22 अपॉन 8 प्लस x इज इक्वल टू 5r। बात समझ में आ गई, ये आपका इक्वेशन बना। अब आप इसे बस क्या कर लो, सॉल्व कर लो कैसे भी करके। क्लियर बात। तो देखो इसे जो आप सॉल्व करोगे फाइनली, तो फाइनल आपका जो मतलब वही यहाँ पर 8 माइनस एक्स है, यहाँ पर 8 प्लस एक्स है, तो वही काम करोगे भाई, 8 माइनस एक्स का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ 22 में 8, यहाँ 8 प्लस एक्स का करोगे और यहाँ 8 माइनस एक्स का करोगे, और अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस एक्स और 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। फाइनली आप इसको जब सॉल्व कर लेना, ठीक है, तो आपका जो फाइनल जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा देखो 5x² माइनस 7x माइनस 24, मतलब कॉमन सामान लेने के बाद ये आपका फाइनल इक्वेशन है। इसको आप फैक्टराइज करोगे, सॉल्व करोगे, तो जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी, एक आएगी -8/5 और x की वैल्यू आएगी 3। तो ये वाली वैल्यू तो इनवैलिड हो जाएगी, यानी कि जो स्ट्रीम की स्पीड है वो कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। ये फाइनल आपका आंसर है। ये सब पहले आपको सॉल्व करना है, देखना नहीं है वीडियो की, नहीं सर देख ले तो ला देंगे, नहीं, पहले सॉल्व करो देन उसके बाद। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस पीडीएफ का ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्या कहता है, फास्ट ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन स्लो ट्रेन। तो ऐसा समझो, एक आपके पास फास्ट ट्रेन है और एक आपके पास स्लो ट्रेन है, ठीक है ना। अब दोनों ही जो है ना वो 200 किलोमीटर की जर्नी टोटल ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, दोनों जो हैं वो 200 किलोमीटर चल रहे हैं, ए से लेकर के बी तक 200 किलोमीटर की वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। अब समझना जरा, द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस। भाई कैसे पता चला कि वो स्लो है, तो पता चला कि जो स्लो ट्रेन की जो स्पीड है वो फास्ट ट्रेन से 10 किलोमीटर पर आवर कम है। एग्जैक्टली 10 किलोमीटर नहीं है, इसका मतलब पहले से फास्ट ट्रेन की स्पीड कुछ है।
या फिर स्लो ट्रेन की स्पीड कुछ है, तो आप यहाँ से आप मान लो किसी भी ट्रेन की स्पीड मान सकते हो, या तो जनरली हम लोग जो कम वाली वैल्यू थे ना हम लोग उसको मानते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि जो स्लो ट्रेन की जो स्पीड है वो मान लेते हैं x, ठीक है। एंड फास्ट वाले ट्रेन की हम लोग क्या मान लेते हैं, फास्ट ट्रेन की स्पीड क्या मानते हैं, y किलोमीटर पर आवर मानते हैं। अब समझना ज़रा, हम y ना मान करके अगर हम आपसे ये बोलें कि देखो अगर ये 10 किलोमीटर पर आवर कम है स्लो, तो y कितनी हो जाएगी, x+10 हो जाएगी, क्योंकि भाई स्लो फास्ट वाली 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होगी, समझ आ गई। तो हम ये मान लेंगे किलोमीटर पर आवर, क्लियर है बात। अब दोनों देखो 200 किलोमीटर की जर्नी ट्रैवल कर रहे हैं, तो ठीक है। तो टाइम टेकन बाई स्लो ट्रेन, टाइम टेकन बाई स्लो ट्रेन, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, वन आवर लेस ले रहा, ठीक है। तो हम पहले स्लो ट्रेन के थ्रू टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू हमें भी पता चला कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी चलनी है 200 अपॉन स्पीड कितनी है, स्लो वाले की बात करें ना x है ना, तो r। इसी तरीके से टाइम टेकन बाई फास्ट ट्रेन कितना हो जाएगा, तो 200 अपॉन x+10, बात समझ आ रही है। अब जरा हम दोनों को एक साथ रख लेते हैं, एक तरफ हम लोग रखते हैं 200 अपॉन x, एक तरफ रखते हैं 200 अपॉन x+10। भाई ये दोनों ही टाइम है, लेकिन जरा ध्यान से देखो, कह रहा है कि फास्ट ट्रेन जो है ना वो 1 आवर कम लेती है, 1 घंटे कम समय ले रही है। मतलब ये वाली जो ट्रेन है, मान लो कि दोनों को पहुंचना था 8 बजे, लेकिन नहीं, फास्ट वाली ट्रेन मतलब स्लो वाली ट्रेन 9 बजे पहुंच रही है और फास्ट वाली तो 8 बजे पहुंच ही रही है, बात समझ आ गई। तो इसका मतलब है कि अगर हमें दोनों को बराबर करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम फास्ट वाली ट्रेन में 1 आवर ऐड कर दें। ध्यान रखना इसमें थोड़ा सा उल्टा चलता है, लगेगा कि सर ये क्या कर दिए सर, 1 क्यों ऐड कर रहे हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो यही है ना। फास्ट वाले ट्रेन को हम 1 घंटे और लेट कर देते हैं, दैट मीन्स हम इसमें 1 आवर ऐड करते हैं, तो जिससे दोनों की वैल्यू आपस में क्या हो जाए बराबर। बस यहाँ से आपको मिल गया 200 अपॉन x, इसको इधर भेज दो तो माइनस का 200 अपॉन x+10 इज इक्वल टू 1। इसे आप सॉल्व करो तो देखो ये आपका बेसिकली कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो x+10, और तो ऊपर नीचे हम कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर तो x+10 का करेंगे, बात समझ में आती है, और माइनस का 200 यहाँ पर x हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा x इंटू x+10 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। फाइनली आप जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका देखो कितना हो जाएगा 200x प्लस ये आपका हो जाएगा 2000 माइनस 200x अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 10x हो जाएगा नीचे वाला इज इक्वल टू 1। ये 200x से 200 कैंसिल आउट हो गया, सो हम इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा देखो जरा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x, इधर मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा केवल और केवल 2000 को इधर ले आओ, सो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ रही क्या, ठीक है। अब यहाँ से हम देखो हम कुछ कॉमन भी तो नहीं ले सकते ना, दिक्कत है, यहाँ से हम कुछ कॉमन भी नहीं ले सकते, मतलब कि यही आपका चेक पॉइंट होना चाहिए है ना, कि ये आपका आना ही आना चाहिए। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे फाइनली तो मल्टीप्लाई करने पर वही 2000 आ जाए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस 10, तो आप 2000 और 10 लाना है ना हमें, तो 50 और 40, ठीक है। इसके आगे भी x लगा लो, इसके आगे भी x लगा लो, और दोनों को कैसे कर दो, इसे माइनस में कर दो, इसे प्लस में कर दो, हो गया। फाइनली जब आप इसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है, तो आपकी एक ही 2 वैल्यू आएगी है ना, एक पॉजिटिव आएगी एक निगेटिव आएगी, तो आप क्या लोगे, आप पॉजिटिव वाली लोगे ना कि निगेटिव वाली, ओके। तो x की जो आपकी वैल्यू मिलेगी यहाँ से वो आपको मिल जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। अब जब 50 किलोमीटर पर आवर हो गई, यानी कि ये तो स्लो वाले की हो गई। x इज इक्वल टू हमने क्या माना है, 1 मिनट, x इज इक्वल टू हमने माना है ठीक है स्लो, ओके। तो कितनी आ गई 50 आ गई, ठीक। तो फास्ट वाली कितनी हो जाएगी, कुछ मिस्टेक हो रहा है, x इज इक्वल टू 1 मिनट इसे सॉल्व करते हैं ज़रा, ठीक है। देखो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी, x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -50 और आएगी 40, तो -50 तो इनवैलिड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी 40, यानी कि जो स्लो वाले ट्रेन की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है और फास्ट वाले ट्रेन की जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। समझ में आ रही है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन।